पाकिस्तान की शुरुआती मंशा जो 1947 में थी, उस मंशा में और 78 साल बाद 2025 की मंशा में कहीं कोई फर्क नहीं है। मैंने आतंकवाद शुरुआत के बाद पहला जेएनके असेंबली इलेक्शन 1996 खुद कंडक्ट किया है और मैं 2024 का भी इलेक्शन 25-24 जो भी अभी हुआ है ये भी देख लिया। इन दोनों इलेक्शन का मैं साक्षी रहा हूँ। हम लोगों के पास क्या है ना कि नई पीढ़ी के पास इतिहास की खुदाई का टाइम नहीं है। सोशल मीडिया की भंडारण में वो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें इस बात के लिए समय नहीं है कि वो जाएं कि एक्चुअली कश्मीर था क्या। सर, आप कहें कि जो वॉर मोड है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल हो गया है, हाईटेक हो गया है। जब आप वहाँ पे सर्व कर रहे थे उस समय टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं थी, तो आप लोगों को जो एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाना होता था, आपने OGW की बात की, आप लोग जो एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाते थे क्योंकि उस समय सिंपैथाइजर भी ज्यादा थे, OGW भी ज्यादा संख्या में होती थी और क्योंकि उस समय का कश्मीर आज के कश्मीर से बहुत अलग था, तो ये जो मैकेनिज्म बनाए सर वो कैसे बनाए? 2025 के ऑपरेशन सिंदूर ने ये चीज बता दिया। 2025 का वारफेयर 1999 का वारफेयर नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि जो आपका ह्यूमन वर्टिकल है, जो ह्यूमन लेयर है अवाम के बीच में, आप पाकिस्तान या किसी जगह आप कुछ भी डैमेज कर लीजिए, उसकी आप फोटो मंगा लीजिए, उसकी आप वीडियो मंगा लीजिए, लेकिन बहावलपुर में रऊफ असगर मरा ये कंफर्मेशन कोई वहाँ इंसानी सोर्स ही आपको फोन पे दे सकता है। चौथी टेक्नोलॉजी तो कोई आई ही नहीं थी। मोबाइल वगैरह तो दिल्ली उल्ली में तो 96-97 मान लीजिए आ गया होगा, 98 में, लेकिन कश्मीर उश्मीर में तो बहुत बाद में आया। और जब आया तो नोकिया 1800, वो भी पोस्ट पेड सिम, बाकी से तो बात कर नहीं सकते थे। जिसको आप शोले पिक्चर में देखा होगा आपने कि जेल में सुरंग खोदने वाली है। तो आपके जो ह्यूमन वर्टिकल बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। एक सीन आता है जहाँ पे आप जो ऑपरेशन की नाइट है, जो गाजी बाबा को जिस रात आप मारते हैं, आप घर के अंदर जाते हैं और 2 फ्लोर के सर्च के बाद आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पे हम सभी थोड़ा रुक जाते हैं कि क्या ये अनदर फेल्योर है। तो जब आप जो वो 2 फ्लोर के बाद आपके दिमाग में क्या आया कि आज फिर नहीं मिला गाजी? एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस क्या थी उस रात की कहानी? अभी मैं याद कर रहा हूँ तो एक बार हम फ्रस्ट्रेट भी हुए, बल्कि हमारे मुंह से निकला भी कि यार ये फुद्दू बनाया, कारपेंटर ही लेके आ गया, बेकारी आ गया हमें यहाँ। सच बताऊं तो आपने कितने टेररिस्ट मारे इसकी उस समय चिंता नहीं होती, कितनी आपकी कैजुअलिटी हुई इसकी ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि देखिए टेररिस्ट की लाइफ फिक्स है। मुझे कोई ऐसी घटना बताइए जो आपके हिसाब से बहुत यादगार रही हो और वो भी बड़ा ऑपरेशन रहा, क्योंकि हर कोई बस गाजी के आसपास घूम रहा होता है जब आपसे बातचीत करता है। मेरा एक कैट था, कैट बोलते हैं, मतलब वो एक तंजीम का टर्न कोट सरेंडर लड़का था जिसको मैंने अपने फोल्ड में ले लिया था, और लिया ही नहीं, उसको AK-47 और 6 मैगजीन देके मैं अपने साथ ही कैंपस में रखता था। जो NIA का अगर रिसेंट अचीवमेंट देखें तो तहव्वुर राना केस एक बहुत माइलस्टोन माना जाएगा उसमें, जहां जिसको हम अमेरिका से एक्स्ट्राडिट करके लाए हैं। टू वेज वार अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत गणतंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जो तुम्हारी साजिश है ना, उसमें ये सेक्शन लगती है, उसमें ये सजा है, उसमें ये बेल प्रोविजन है। ये जो कर किया है NIA ने, और जो इन्वेस्टिगेशन पे और कॉन्स्पिरेटर के जड़ तक पहुंची, फंडिंग चोक किया, ये बड़ा सिग्निफिकेंट, बहुत ही इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है कश्मीर के आतंकवाद को कर्ब करने। नमस्कार। I have interviewed many politicians, sports personalities, people from army, but never got the opportunity to speak to someone from BSF. We know that BSF has played a key role in curbing terrorism in Jammu and Kashmir and other borders. Today we are joined by former DIG of BSF and Kirti Chakra recipient Narendra Nath Dhar Dubey ji. He has done many critical operations in J&K, but the most talked is the killing of dreaded terrorist Gaji Baba, the man behind the parliament attack. Namaste sir. Namaste Dubey sir. Welcome to organizer. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुबे सर, शुरू करते हैं हम लोग जो हाल की जो सबसे बड़ी घटना हुई, जो पहलगाम अटैक हुआ 22 तारीख को, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर है, मतलब हुआ तो है, लेकिन अभी है, ये कंटिन्यूड है, जो प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, और आई थिंक ये होना भी चाहिए। इस प्रकरण को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि एक जम्मू और कश्मीर एरिया में पाकिस्तान की शुरुआती मंशा जो 1947 में थी, उस मंशा में और 78 साल बाद 2025 की मंशा में कहीं कोई फ़र्क नहीं आया। और फरवरी 2019 से देखा जाए तो लगभग नॉर्मल चल रहा था, एक्सेप्ट कि सिलेक्टेड किलिंग्स बीच में हुई, कुछ कम्युनिटी बेस्ड किलिंग हुई, जो कि आउटसाइड कश्मीरीज जो थे, जो
श्रीनगर और बाकी एरिया में काम कर रहे थे, जिसमें मजदूर भी थे। आपको पता होगा जो टनल बन रही थी, टनल में अनआर्म्ड लेबर्स को किल किया था उन्होंने, कश्मीरी पंडित्स को किल किया था। लेकिन इसके अलावा इस तरह की घटना पिछले 6 सालों में नहीं हुई। अब ये सबसे बड़ा संदेश ये देता है कि वहाँ की शांति बड़ी फ्रेजाइल है और किसी भी शांति पे हम कॉम्प्लेसेंट नहीं बैठ सकते कि ये कश्मीर का एक मुकम्मल तासीर है, ये टेम्परेचर ऐसा नहीं है। ये तासीर तब तक है जब तक पाकिस्तान इस तरह का कोई एक कमिटमेंट बना के और अटैक का कोई एक मॉड्यूल ना लॉन्च करे, तब तक तो ये शांति है। तो इस घटनाक्रम से मुझे ये सबसे बड़ा महसूस हुआ कि अचानक आदमी इतना पीछे चला जाता है कि अरे हमने टेररिज्म में 35 साल एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में इन्वेस्टमेंट किया, कश्मीर को हम प्रोग्रेस के इस मुकाम तक लेके आए जहां करोड़ों टूरिस्ट फ्लॉकिंग या मीन झुंड बना के पहुंच रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है। कश्मीर को एक जो अशांत क्षेत्र के नज़रिए से लोग देखते थे, शेष भारत के लोग, वो भर भर के वहाँ जा रहे हैं। ये वहाँ के यूथ और कश्मीरी अवाम के लिए ये कितनी अच्छी बात रही है कि जो लोग एक नॉन प्रोडक्टिव काम में जिनका इस्तेमाल किया जाता था और जिनको रेडिकलाइज करके एक ऐसे काम के लिए प्रेरित करके लगाया जाता था, उनका कितना एक पॉजिटिव मोटिवेशन था। लेकिन मुझे लगता है कि जो बाइफर्केशन ऑफ जेएनके इनटू यूनियन टेरिटरीज, एक तो वो जो निर्णय लिया गया उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, और एब्रोगेशन 370 इज ए मास्टर स्ट्रोक। ये दो चीज़ पाकिस्तान को बहुत खटक रही थी रिसेंट डेज में। हिस्ट्री में तो हम लोग बाद में जाएंगे, पोस्ट 370। और दूसरा जो बीच में कुछ बयानात भी आए थे हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस के अबाउट पीओके, आपने ध्यान दिया होगा, मिनिमम 2 बयान तो आए थे जो मुझे ध्यान है। तो इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तान बहुत परेशान था। एक बार प्रधानमंत्री जी ने तो रेड फोर्ट से ही बोला, रेड फोर्ट से बोला था, और हमारे विदेश मंत्री ने भी एक दिन ये बात बोली थी, हमारे रक्षा मंत्री ने भी बोली थी। और अगला फैक्टर है कि जो आपने वंदे भारत का ऐलान किया ना, मतलब क्या जनरेशन, हम लोग जब कश्मीर गए तो सोच ही नहीं सकते थे कि रेलवे ट्रैक और हाईवे आएगा 2025 में, वंदे भारत। लोग ड्रीम कर रहे थे, अरे उस पहली वंदे भारत में मैं टिकट कटाऊंगा, उस पहले वंदे भारत से मैं श्रीनगर जाऊंगा। मतलब ये जनरल टॉक था जी, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ कश्मीर जो कह सकते हैं हम, जी मेन स्ट्रीमिंग, यस मेन स्ट्रीमिंग, और उसकी सिक्योरिटी वगैरह भी सारे इंतजाम कर लिए गए थे। तो ये इन सब चीज़ों के बीच एक पाकिस्तान ने पहलगांव में जो बायसरन में 22 अप्रैल को जो एक बड़ा गंदा मर्डर एक्ट किया है डिफेंसलेस टूरिस्ट को, मतलब जो वहाँ मेरी मेकिंग कर रहे हैं, जिन्हें अपने को बचाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आर्म्ड ट्रूप्स का समझ में भी आता है कि वो फटीक ड्रेस में है, AK-47 है, वो आपके साथ इनकाउंटर में आमने सामने की लड़ाई लड़ता है, वो एक आपकी दुश्मनी में समझ सकता हूँ, टेररिस्ट की दुश्मनी समझ सकता हूँ। लेकिन इस तरह की किलिंग करना, हस्बैंड माँ बच्चों के सामने उनके फादर को अलग करके सेग्रीगेट करके किलिंग करना, उनकी कम्युनिटी पूछ के किलिंग करना, और किलिंग करने के बाद कहना कि गो एंड टेल मोदी, गो एंड टेल मोदी। तो ये मतलब पाकिस्तान के बदमाशी की पराकाष्ठा रही है जो 22 तारीख रही है। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये सब्र का पैमाना तो छलक गया, और पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि ये पैमाना छलक जाएगा। पाकिस्तान के दिमाग में अभी भी ये था कि हम इस तरह के ट्रायल करते रहेंगे, क्योंकि उनके असेट्स, उनके रोग असेट्स ऑलरेडी भारतीय टेरिटरी में पहुंचे हुए हैं, वो ऑलरेडी पीर पंजाल के माउंटेन्स में हैं। तो टैक्टिक्स पे हम बाद में बात करेंगे कि व्हाट इज मेकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम द टेररिस्ट्स ऑफ अर्लियर एरा एंड द टेररिस्ट ऑफ द करंट एरा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस पर भारत का जो प्रतिक्रिया रही है, और प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ ये रही है कि जितने आपके टेरर साइट्स हैं, नॉट ओनली इन POK, इवन इन द ज्योग्राफिकल पैरामीटर ऑफ पाकिस्तान, वी विल हिट, वी शैल हिट एंड वी हिट इट। तो और हिट करके यहाँ मेरा एक कहना है कि देखिए, एक नोटिफाइड टेररिस्ट का प्रत्यर्पण आप नहीं करा पाते, 3-3 दशाब्दी गुजर जाती है। आपने मुंबई ब्लास्ट के आतंकवादी को अभी तक हमने उसका लेटर रोगेटरी ले लीजिए, रेड कॉर्नर नोटिस ले लीजिए,
आपने भारत के डिजिग्नेटेड कोर्ट ऑफ लॉ से उनकी गिरफ्तारी के लिए चाहे जितने भी वारंट इशू कर दिए हों, लेकिन एक टेररिस्ट आपको वापस नहीं मिला है। और आपके 26/11 का भी जो टेररिस्ट है वो तहव्वुर राना को कैसे लाया गया वो भी आपको पता है। हम आएंगे उस पे सर। तो मेरे कहने का कि इतना ये इम्पैक्ट पड़ा है कि एक टेररिस्ट को तो आप ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं ला पाए बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक हिट में आपने 50 से 100 आतंकवादियों का उनको दफन कर दिया। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया डिसीजन और इतना बड़ा प्रेसिजन एक्शन और इतना रिजल्ट ओरिएंटेड, वो भी वो एरिया जो हब माना जाता था, बहावलपुर। सिटाडेल, बहावलपुर इज द सिटाडेल ऑफ जैश ए मोहम्मद, हु वाज डिक्लेयर्ड इन 2000 in the year 2000 in month of January. Exactly on the same line, मुरीद के सिटाडेल है लश्कर तैयबा का, जिस लश्कर तैयबा के सामने आपके इस मिलेनियम की तो दो बड़ी क्लियर घटना है। 26/11 172 मुंबई के शहरी का ताज होटल से लियोपोर्ट कैफे से लेके मुंबई बॉम्बे वीटी रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी चौपाटी, मतलब पूरी साउथ मुंबई में घूम घूम के आतंकवादियों ने AK-47 का तांडव किया और 172 लोगों को मार दिया। यही लश्कर तोयबा था, यही मुरीद के का हेडक्वार्टर था, जहां से उनके ISI के 2 मेजर समीर और मेजर इकबाल, उसके बाद आपको पता ही है जो लश्कर तोयबा की पूरी लीडरशिप वहाँ पर बैठ करके और टेररिस्ट को डायरेक्शन दे रही थी। और यही जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जहाँ से आपका फरवरी 2019 हुआ था, जहाँ से आपका 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था। तो कहने का मतलब है इनको ढा देना और इनके मैयत पे जो मातम दिख रहा है और जो इनके नमाज़े जनाजा पे उनका एक गुस्सा दिख रहा है, वो इस बात को कनेक्ट करता है कि कितने बड़े असेट थे ये उनके लिए। तो आपका एक काइनेटिक एक्शन, एक सर्जिकल ऑपरेशन जिसको कहते हैं माइट, शो ऑफ माइट, एक शक्ति प्रदर्शन, इतनी बड़ी टेररिस्ट मॉड्यूल को लिफाफे में बंद करके जमीन के अंदर डाल दिया, बड़ी भारी उपलब्धि है। सर, आप टारगेटिंग किलिंग की बात कर रहे थे और हम लोग अगर कहें, आप मोटे तौर पे हम देखें तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो कई सारे जो पिछले हमले हुए हैं भारत के ऊपर, कहीं ना कहीं उन सभी का पूर्ण बदला तो नहीं कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उसका बदला है। जब तक हाफिज है तब तक अभी देखना है कि आगे क्या होता है। सर, आपने टारगेटिंग किलिंग की बात की। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में टारगेटिंग किलिंग बढ़ी है। ठीक है, मान लीजिए जो बाहर के जो वर्कर जो कश्मीर में काम करते हैं उनको मारना हो, तमाम चीज़ें हो, जो कि बीच में बंद हो गया था। और हम ये भी जानते हैं कि टूरिस्ट्स पे कश्मीर में हमला नहीं होता। ये नैरेटिव रहा, जो लोग जम्मू कश्मीर कवर किए हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं कि आउटसाइडर को, मतलब टूरिस्ट को हमला वो लोग नहीं करते थे। इस बार उन्होंने टूरिस्ट को भी हमला किया। और जो हाल फिलहाल में जो एक स्ट्रेटजिक चेंज था, जो कश्मीर से चेंज होके जम्मू गया था, जम्मू में कई सारे अटैक्स हुए हाल के दिनों में आप देखेंगे, और वापस से कश्मीर, तो ये जो एक शिफ्ट हो गया था कि जो अब अटैक्स जो हो रहे थे जम्मू में हो रहे थे और वापस से इस बार कश्मीर किया गया, ये क्या ध्यान भटकाने के लिए था कि हम कश्मीर को नहीं, हमारा टारगेट अब जम्मू है और फिर अचानक से इधर? बहुत कुछ जो आप बोल रहे हो सही है, वो मैं शुरू करूंगा। पहली बात तो ये कि टूरिस्ट पे अटैक नहीं करने की जो एक लगभग अनटोल्ड प्रथा रही है। मैंने लाल चौक से अपने 3 बच्चों को 4 साल पढ़ाए हैं टेररिज्म के उस साल में, जिन सालों में कोई लाल चौक में टैक्सी से उतरने की हिम्मत भी नहीं करता था। हमारी स्कूल बस बटमालू होके जाती थी, पूरी बैरिकेडिंग होती थी लाल चौक के आसपास आर्मी की, तो बटमालू होके बस जाती थी। बच्चे छोटे छोटे थे, केंद्रीय विद्यालय एयरपोर्ट तक जाते थे और वही रूट था शहीदगंज, बटमालू और आपके बाराजूला, और वही आपके रावलपुरा होते हुए बस जाती थी और हो जाती थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि टेररिस्ट का कोई उसूल तो नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं उनके भी कुछ एक यार्डस्टिक तो होते हैं। उन्होंने कभी स्कूली बस पर अटैक नहीं किया, बुलेट प्रूफ बस भी नहीं थी, उसके साथ सिंपल गार्ड जाती थी, बट दे नेवर टारगेटेड द स्कूल बस बिकॉज दे माइट आल्सो बी थॉट कि भाई दे आर डिफेंसलेस चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन। शायद उनके ऑब्जेक्टिव में या उनके रेडिकलाइजेशन स्कीम में कम से कम बच्चे उन्होंने कभी टारगेट नहीं किए। जो अनसेड रूल होता है कि आप हमारी फैमिली को एक दूसरे के टारगेट नहीं करें, कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि शैतान भी एक घर छोड़ता है। बिल्कुल। अब आते हैं टूरिस्ट पे।
टूरिस्ट पे भी इस मैग्नीट्यूड का हमला कश्मीर के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, और शायद बाली बम कांड वगैरह अलकायदा का हुआ है जिसमें कि इतने सारे, इससे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन टूरिस्ट पे हमला हुआ ही नहीं है ऐसा नहीं है। टूरिस्ट पे हमले छोटे मोटे होते रहे हैं, और 1994 और 95 में तो टूरिस्ट के किडनैपिंग की हिस्ट्री है और उसी पहलगांव से है। 1994 में मौलाना मसूद अजहर को भारतीय जेल से छुड़ाने के लिए 4 ब्रिटन्स की किडनैपिंग हुई थी। अगस्त 1995 में आड़ू पहलगांव से 6 फॉरेन नेशनल की किडनैपिंग हुई थी। इसके अलावा पहलगांव यात्रा के दौरान भी छोटे मोटे घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसके किलिंग्स का नंबर्स इतना ऐसे नहीं रहा है, और उसमें भी कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ डिप्लॉयड हैं, गार्ड कर रही हैं। लेकिन ये जो बायसरन की किलिंग हुई है, ये किलिंग ने इतिहास में एक नया ही चैप्टर खोला है। अब आता है बात कि जम्मू और अब आता है टारगेटेड किलिंग। टारगेटेड किलिंग में तो आपको पता है कि इन्होंने क्लिनजिंग ऑफ कश्मीर पिछले मिलेनियम के लास्ट डिकेड से शुरू कर दिया था। इनका सोल एंड सोल ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि पूरा ही कश्मीर का तनाज़ा इनका मुस्लिम और इस्लाम को लेके है। अगर ये ना होता तो 1947 में के अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए अटैक किया कि कश्मीर की पॉपुलेशन मुस्लिम है और उसका जो किंगडम है वो हिंदू है। अब आप ये बताइए कि यही किंगडम होती थी और इसने भारत में 350-400 साल क्या काम किया। ये कितने हिपोक्रेट और कितने डुप्लीकेट पॉलिसी को लेकर दुनिया में चलते हैं। तो 47 की हिस्ट्री आपको पता है। उसमें अब जाके जो 1989-90 में कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग हुई, और कश्मीरी पंडितों की बहुत ही बेरहमी से किलिंग हुई, और वो डेस्टिट्यूट के तरह से, एक भगोड़ों के तरह से ओवरनाइट बुरिया बिस्तर ज्वेलरी छोड़ के, बच्चों को लेके, और वो कैसे कश्मीर से अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के पलायित हुए। और कश्मीर से तो इन्होंने पंडित विहीन कर ही दिया था, तभी ऑलमोस्ट साफ कर दिया था, क्योंकि उस फेज में हमने कश्मीर देखा है। करने के बाद उनके घर और प्रॉपर्टी को उन्होंने कब्जा कर लिया, और ये वहाँ के जो आम शहरी हैं ये एक थोड़ी सी डुप्लीकेट भाषा बोलते हैं कि हमारे बगल में एक पंडित जी हुआ करते थे, बड़ी अच्छी फैमिली थी, पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने तो बहुत कहा तुम रोको। वो अपनी कहानी बनाते हैं। अरे भाई, तुम कश्मीरी अवाम, अगर तुम पंडित जी को जाने से रोकते तो पंडित जी करोड़ों की प्रॉपर्टी कश्मीर में छोड़ के और यहाँ से दिन दहाड़े भाग के जाके कैनाल, जम्मू के कैनाल के बाहर कैनवास के टेंट, और वो भी किन स्थिति में वो रहते हैं, ये किसको बेवकूफ बनाते हैं। इसके बाद इन्होंने शुरू किया चट्टी सिंहपुरा सरदारों का मर्डर। चट्टी सिंहपुरा में इन्होंने गुरुद्वारे की दीवार के साथ सिखों को खड़ा करके गोलियां मारी। कितनी बड़ी घटना है चट्टी सिंहपुरा की। नाडी मर्ड की घटना जो कश्मीर पे जो पिक्चर बनी है उसके अंदर आपने सीन वो देखा भी होगा, बिल्कुल सही घटना है वो। अब देखिए इन्होंने जो नया फेज ये लेके आए हैं, जिसमें कि कश्मीर के अंदर, ये बताइए लेबर कहाँ से आएगी। कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे टनल्स बन रही हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। इनके बनने का सीधा फायदा कश्मीर को सबसे पहले मिलेगा। वहाँ से लेबर कहाँ से जाती है सर? आपको पता है श्रीनगर सिटी की अपनी अवाम लेबर का वर्क करती नहीं, सारे लेबर मेनलैंड उत्तर प्रदेश और बिहार से जाते हैं मैक्सिमम। इवन वहाँ का आदमी चिनाई और बढ़ई का काम तो करता है, चिनाई का काम नहीं करता। जितना मैसन का काम है, थवई का काम, भूजा बेचने वाला, चिवड़ा बेचने वाला, पान की दुकान, मोची जूता रिपेयर करने वाला, मतलब जो सर्विसेज दे रहा है आपके लाइफ के लिए, कुछ दर्जी, ये सब लोग मेनलैंड से गए हैं। और इनको ढूंढ के मारना, जोजिला टनल पे जो वर्क हो रहा है उसमें जाकर के मार दिया इतने लोगों को। तो उनकी किलिंग, वो रात को फटा कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, सिर्फ आप इस नाम पे मार रहे हो क्यों कश्मीरी नहीं है। हाँ, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसको आप आइडेंटिफाई करके मार रहे हो। पंडित जी बटमालू में जो मेडिकल की दुकान जिनकी थी, पूरे टेररिज्म में उन्होंने, पूरे टेररिज्म की हिस्ट्री में वही एक मेडिकल की दुकान होती थी बटमालू में, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भेद किए बगैर दवा देती थी, 24/7 खुली रहती थी। उसके बेटे के सामने उनका मर्डर कर दिया इन्होंने। ऐसे एक सिख टीचर थी शोपियां में, उसको मारा। उसके बाद जितने कश्मीरी पंडित कहीं बचा के एक आध टिमटिमाते दीपक के तरह से किसी इंस्टीट्यूट में दुबके छुपके काम कर रहे हैं, उनको भी ढूंढ के मारा।
ये इन्होंने किया है अभी। और वो बड़े मैसेज के लिए इन्होंने जो श्रीनगर में एक जो हिंदू इकलौता हिंदू ढाबा जो हुआ करता श्री कृष्णा या ऐसे कुछ ना, उसके बेटे को भी उसके बेटे को भी मारा। मतलब यह है कि स्लेट क्लीन होनी चाहिए। कश्मीर के धरती पर कोई भी बाहर से हिंदू, सिख, ईसाई अगर आकर के यहाँ पर काम धाम कर रहा है, वो पाकिस्तान को मौजूद नहीं, बिल्कुल पूरा कश्मीर क्लीन रखना चाहते हैं। तो ये किलिंग क्या है? इससे है कि कोई बाहर से आएगा नहीं। तो इस सिलसिले में इन्होंने ये काम किया है। और एक सवाल और इसके अंदर आपका रह गया था, मुझे जहां तक पता है कि कुछ एक पार्ट इसका रह गया था, भी आगे कन्वर्सेशन में आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि 370 के बाद एक तरीके से मेन स्ट्रीमिंग हुई और बहुत कुछ बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बदला, चुनाव हुए, इस बार काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ और हमने वोटिंग परसेंटेज भी देखा। लेकिन सर ये आप जब कश्मीर जाएंगे, आप भी गए होंगे, तो आप जब लोकल से बात करते हैं, वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, उनका एक अपना नैरेटिव होता है, वो कहीं ना कहीं एक वो सिंपैथी दिखती है एक सेक्शन का पाकिस्तान के प्रति। तो ये जो सर एक जो साइलेंस रहा, जो 370 हटने के बाद जो एक शांति दिखी वहाँ पे, वो सचमुच में शांति थी या ऐसे घटना से पहले की जो शांति, जो पहलगाम हुआ, इस तरीके की घटना से जो कहते हैं कि तूफान आने से पहले की जो शांति, ये वो शांति थी? देखिए, जो पहलगाम में हुआ, मुझे नहीं लगता कि लार्जर सेक्शन ऑफ कश्मीरी सोसाइटी को ऐसे घटना का अंदेशा था। लेकिन जो मैं जाता था, बातचीत करता था, उससे एक अंदाज़ा, जो लोकल पॉपुलेशन जो बड़ी कॉन्फिडेंट की थी, उनसे बातचीत करता था, तो वो ये ज़रूर कहते थे सर कि सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर से ठीक नहीं है। जैसे किसी मरीज़ का हाल पूछिए तो डॉक्टर कहे कि नहीं इसका हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, ये शब्द तो वो बोलते थे। दूसरा मुद्दा ये है कि जो 370 का हटना और यूनियन टेरिटरी का बनाया जाना, इससे सबसे बड़ा तो ये हुआ कि एक साइकोलॉजिकल तिलिस्म सबका ख़त्म हुआ कि एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पीस ऑफ पेपर, जिसको कि पूरे कश्मीर, पूरे भारत, पूरे दुनिया ने एक हवा और एक गुब्बारा बना रखा हाइड्रोजन बम का, ये हट नहीं सकता। और ये तो वो पंचायत सीरियल का बरगद के नीचे का भूत है कि आप जाएंगे तो आपका पैर पकड़ लेगा, और बाद में वो सचिव साहब जब पता करते हैं तो भूत कुछ भी नहीं है, मेंटल भूत है। तो 370 की गांठ इतनी मजबूर बताई गई थी, ये तो रीफ नाट है, खुलेगी नहीं। उसको भारत सरकार ने 1 मिनट में खोल करके फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में फाड़ के फेंक दिया। बोला ये स्टेटस अगर आपको दिया जा सकता है तो स्टेटस आपका हटाया भी जा सकता है। अच्छा, वो इतना पीसफुल हुआ, वो ट्रांजिशन इतना पीसफुल हुआ कि उसके इतने पीसफुल होने की किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये भी एक बड़ी लोकल पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा कि गवर्नमेंट इतनी तैयारी करके रखेगी कि 370 एबॉर्गेशन का जो पोस्ट एबॉर्गेशन कश्मीर है वो शांत रहे, इसकी गवर्नमेंट ने इसका बहुत बढ़िया होमवर्क करके रखा था। और जे.एन.के पुलिस का बड़ा कमाल का काम इसमें था, जो भी पुलिस की लीडरशिप थी, पत्ता नहीं खनका। और उस एबॉर्गेशन के पीरियड में मैं 29 अगस्त को कश्मीर खुद गया था और मैं कंप्लीट कश्मीर बंद पूरा दिन घूम के शाम को आया। अगले दिन मॉर्निंग की फ्लाइट से आया मैं, जस्ट टू सी हाउ कश्मीर लुक्स लाइक, और कहीं कुछ भी नहीं था। अब एक तो ये सदमा लगा इनको यूनियन टेरिटरी का मुद्दा जो हुआ वो आपको पता ही है। तो इन सारी बातों का अब फिर वापस हम आ जाते हैं इलेक्शन पे। मैंने आतंकवाद शुरुआत के बाद पहला जे.एन.के असेंबली इलेक्शन 1996 खुद कंडक्ट किया है, और मैं 2024 का भी इलेक्शन 25-24 जो भी अभी हुआ ये भी देख लिया। इन दोनों इलेक्शन का मैं साक्षी रहा हूँ। 96 के इलेक्शन में तो साउथ कश्मीर का टोटल डिप्लॉयमेंट मैंने किया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लीड फोर्स थी, और उसमें साउथ कश्मीर एकदम पीक पे था। मतलब कहा जाता है कि अगर आतंकवाद कश्मीर में कहीं से शुरू हुआ है तो साउथ कश्मीर से शुरू हुआ है, और ईश्वर की कृपा से कभी खत्म होगा तो भी साउथ कश्मीर में ही खत्म होगा, अगर खत्म होगा तो साउथ कश्मीर नब्ज है। आपको पता है अनंतनाग को इस्लामाबाद कहते हैं, मतलब ये वहाँ के लोकल भाषा में वाले हैं वो इस्लामाबाद पहले करते थे। शुरू में हम लोग पुलवामा गए तो बल्कि कुछ दिन कंफ्यूज रहे सुन करके कि ये भारत में कहाँ से इस्लामाबाद आ गया। बाद में मुझे समझ में आया कि अनंतनाग को कनेक्ट करने के इनका लहजा ही यही है। डल लेक से जो ऑटो चलती है वो लोग इस्लामाबाद तो हमने भी शब्द से उसको मान लिया कि ठीक है, इस्लामाबाद जब भी कहेंगे तो अनंतनाग मान लीजिए। और अनंतनाग, वेरीनाग, ललिता आदित्य का वो सूर्य मंदिर, मतलब मट्टन का एरिया, उसकी तो हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। एनीवे,
तो इस और वो प्योर सनातन हिस्ट्री, प्योर सनातन हिस्ट्री है। सूर्य मंदिर के इतिहास में चले जाइए तो कश्मीर की उत्पत्ति से लेके वो सारी चीज़ें, ये तो हूण, कुषाण, मंगोल, इनके आक्रमण की हिस्ट्री बहुत बाद में है। हम लोगों के पास क्या है ना कि नई पीढ़ी के पास इतिहास की खुदाई का टाइम नहीं है। सोशल मीडिया के भंडारण में वो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें इस बात के लिए समय नहीं है कि वो जाएं कि एक्चुअली कश्मीर था क्या। कश्मीर क्या है जो फटाफट इंस्टा पे आया, एक्स पे आया, एफबी पे आया, वही कश्मीर है। अरे भाई वो कश्मीर नहीं है। थोड़ा कश्मीर जानने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। तो 96 के इलेक्शन मैंने जब देखा कि पिन ड्रॉप साइलेंस, टेररिज्म इस परवान पे कि कोई वोट डालने को तैयार नहीं। आर्मी और इंडियन आर्मी और बीएसएफ हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थी, सारे पोलिंग बूथ बीएसएफ के पास थे। और क्या बाइकाट हुआ कश्मीर में। एक तो वोट डालना छोड़िए, वोट डालने के प्रोसेस में जितना स्टाफ लगना है, सिंगल स्टाफ निकल के नहीं आया। वहाँ की वोटर लिस्ट उर्दू में, आपको उर्दू का तर्जुमा करने वाला चाहिए। वहाँ का आई कार्ड उर्दू में, वो भी आपको तर्जुमा करना चाहिए। इसी के साथ ही कश्मीर के अंदर पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देते समय मरने का खतरा था, कोई लोकल आदमी तैयार नहीं। तो वो जिम्मा लिया शंकर जी ने, वो जो कहते हैं ना समुद्र मंथन के विष के प्याले को पी करके गले पे नीलकंठ लेने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली कि जमहूरियत है, जम्मू कश्मीर हमारा है, तो 1996 में हम इलेक्शन भी कराएंगे। और दिल्ली से पूरा पोलिंग स्टाफ गया था, सारे इलेक्शन स्टाफ, पूरा कंप्लीट पोलिंग स्टाफ दिल्ली से गया था। IL 76 में भर भर के जितने हजार पोलिंग बूथ थे इनटू जितना पोलिंग स्टाफ बनता है, उसमें उर्दू के ट्रांसलेटर भी थे और पूरा पोलिंग वर्क करने वाले ट्रेनिंग करके भेजे गए थे। सबका बीमा कराया गया था लाइफ इंश्योरेंस जाने से पहले। और उस समय एक PCO एक आध होता था जिले में जिससे वो बात कर सकते थे, वो भी पब्लिक वाला तो सबने अपने घर का एक एक नंबर दे रखा था कि भाई हमको कुछ हो गया तो इस नंबर पे बता देना। फिर उनको शाम को रोज हम 10-10 के ग्रुप में PCO से बात कराते थे। तो BSF का काम था उनको एयरपोर्ट से टेक ओवर करना। इंडियन आर्मी ने कंप्लीट इंटीरियर में सेफ पैसेज क्रिएट किया कि कोई एम्बुश ना हो और कोई किलिंग ना हो। हायर्ड बसों में हम इनको लाते थे और उसके बाद हमने पूरा कंप्लीट कश्मीर के इलेक्शन करा करके भेजा। और उस इलेक्शन में देखिए कि दिन में करीब 1-2 बजे तक तो कोई वोट पड़ा नहीं था। उसके बाद वोट पड़ा। और ये कितने लोग हिपोक्रेट हैं, कहते हैं ना कि सरकार चलाना इट्स नॉट ए वर्क ऑफ वॉकिंग ऑन दी बेड ऑफ रोजेस। यानी लोगों से ये फीलर आ रहा है भाई हम वोट डालना चाहते हैं लेकिन हम वॉलंटरली निकलते हुए दिखना नहीं चाह रहे हैं। और डर वो हमको आके आप कोक्स करिए, हमको इनकरेज करिए तो हम जाके वोट डालेंगे। तो हमने कहा भाई हम वोट डालने के लिए दबाव तो डाल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा साहब एरिया मोहल्ला में ही घूम जाइए। वोट पड़ा और BBC लंदन का एक रिपोर्टर पुलवामा चौराहे पर शाम को 5 बजे मिला, कहा कि कहाँ से अलादीन का चिराग जल गया भाई आपको 34% कहाँ से वोटिंग हो गई। हमने कहा अच्छा मुझे नहीं पता क्या परसेंटेज है। बोले नहीं वोटिंग पड़ी हो पिछले 3 घंटे में पड़ी है। 1 बजे तक वोटिंग नहीं हुई थी। तो वो कैमरा ले लेके घूम रहे थे। एनीवे, और आज आप इलेक्शन देखिए 2024-25 का इलेक्शन का जो परसेंटेज है 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मेन स्टेट से भी उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत के डेमोक्रेसी का, भारत की हुकूमत का, कि भाई पाकिस्तान को ये चीज कभी पसंद नहीं है। पाकिस्तान का तो ये डर है कि आपका ग्रिप कश्मीर पर डेली कसता जा रहा है। कश्मीर पाकिस्तान के स्कीम से लूज हो रहा है उसका ग्रिप। और अब तो बात यहां तक आ गई कल के प्रधानमंत्री महोदय के बयान में कि अब तो बात टेररिज्म और POK पे होगी। भारत तो कश्मीर से भी एक स्टेप आगे लिमिटेशन करके विधानसभा की सीट भी मुकर्रर कर रखा है JNK असेंबली के लिए कि जिस दिन ये पार्ट हम लेंगे ये कुर्सियों पे जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं बैठेंगे। भारत ने इतने आगे की प्लानिंग कर रखी है, वक्त बताता है। तो मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन था, एक ग्लोबली पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया और दूसरा जिस तरीके से शांति बहाल हुई, जो मेन स्ट्रीमिंग हुई, जो इंफ्रा का काम हुआ, वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन था। कई फैक्टर्स इसमें काम किए। एक तो एज यू नो कि पाकिस्तान का टोटल कार वहाँ की पाकिस्तान आर्मी लेती है। पूरी दुनिया के देशों के लिए उनकी एक मिलिट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है कि उनके मिलिट्री के पास एक देश है, मतलब मिलिट्री प्राइम है।
तो आईएसआई और मिलिट्री उनके डिसीजंस लेती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन बनेगा वो डिसीजन लेती है, जेल में कौन रहेगा वो डिसीजन लेती है, जेल से कब छूटेगा वो डिसीजन लेती है। तो फाइनली एक्चुअली जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में। तो उनका क्या था कि एक तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, पाकिस्तान ऑलरेडी डूरंड लाइन पे परेशान है, तो डूरंड रेखा पे पाकिस्तान पिट रहा है, पूरा कंप्लीट बलूचिस्तान का चारों पार्ट ने उसकी नींद हराम कर रखी है। रोज कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा आप देख ही रहे हैं क्या हालत है, वजीरिस्तान की सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कितना डैमेज उनके मिलिट्री को किया है, इतना मारा है मिलिट्री को कि जितना उनका वार का लॉस नहीं है उससे ज़्यादा तो टीटीपी मार चुका है, और वो बना करके कुंडली मार के बैठा हुआ है। उसमें अफगानिस्तान के साथ भी उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन बिगड़ रहे हैं। अफगानिस्तान कह रहा है, और अफगानिस्तान की कितनी अवाम इन्होंने डिपोर्ट की है, वो पूरे बॉर्डर पर तो डेली मेला लगा हुआ है। तो एक तो उधर से प्रेशर था पाकिस्तान आर्मी को, दूसरा इनका प्रेशर है जो चाइना को लेकर के। चाइना का जो पाकिस्तान के अंदर इतनी घुसपैठ हो चुकी है आपको पता ही है, और चाइना भी कहीं केयरफुल चल रहा है। चाइना भी बड़ा खुले हाथ से पाकिस्तान के अंदर नहीं जा रहा है, वो भी केयरफुली चल रहा है, क्योंकि उसको पाकिस्तान का मिरर इमेज दिख रहा है। इधर उनको लग रहा था कि जेएनके बहुत ही पीसफुल हो रहा है, और एक फैक्टर आपका रह गया कि उन्होंने जम्मू में निशाना बनाया। तो उस आपको बता दूं 1 जनवरी 2023 से इन्होंने जम्मू को निशाना बनाया। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, डांगरी राजौरी पहला केस हुआ था जिन्होंने हिंदुओं को मारा था, और मारा ही नहीं था, अगले दिन रिपीट किया था। 2 जनवरी को एक और कांड हुआ था। 8 मई को सूरनकोट राष्ट्रीय राइफल की गाड़ी इनकी ईद के समय इफ्तार लेने के लिए, उसका सामान खरीदने के लिए सूरनकोट बाजार में गाड़ी लेके गई थी कि शाम को हम रोजा खुलवाएंगे। पब्लिक के साथ एक गुड जेस्चर जो उनका परंपरा है फोर्सेज की, किसी भी फोर्स का है, क्योंकि हमारी फोर्सेज में हर कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी कोई एक कम्युनिटी की फोर्स तो है नहीं। तो उनको रास्ते में इन्होंने एम्बुश किया। उसके बाद आपको 9 स्पेशल पैरा फोर्सेज का राजौरी के ऊपर जो इनकाउंटर हुआ, और उसके बाद इनके डोडा भद्रवा किश्तवाड़ में इनकाउंटर्स हुए, और शिवखोड़ी जम्मू का मंदिर जहाँ से बस यात्री लास्ट ईयर 2024 में दर्शन करके लौट रहे थे, जिसमें 9 मारे गए, 41 घायल हुए। अब जम्मू के जबकि शिवखोरी में टूरिज्म बढ़ा था। पहले लोग वैष्णो देवी मुख्य रूप से जाते थे। ऑथेंटिक शिव मंदिर है वो। शिवखोड़ी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। इनफैक्ट जम्मू के भी बहुत सारे लोग शिवखोरी नहीं गए, उनको पता ही नहीं है। और शिवखोड़ी जब से आतंकवाद का थोड़ा चला चक्कर, तो थोड़ा वो भी रीजन था, थोड़ा टफ भी है जाना। शिवखोड़ी से लौटते हुए लोगों को निशाना बनाना, मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब यही ना कि इसमें गए तो सारे हिंदू होंगे, इनकी किलिंग करो, अंधाधुंध मर्डर करो, बस जो खड्डे में गिर गई। तो जो उन्होंने 1 जनवरी 23 से कांड शुरू किया है, पूरा 23, पूरा 24 और 25 एंटर कर गए हैं। इससे पहले उनकी तैयारी विंटर्स 22 में हो चुकी थी। 22 में वो लोग ऑलरेडी पीर पंजाल के अंदर, मतलब उन्होंने कोटली के थ्रू, पुंछ के थ्रू जो इन्फिल्ट्रेशन होना था, सांभा के थ्रू, और उधर का टेरेन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही डिफरेंट टेरेन है। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर की पूरी ज्योग्राफी को पीर पंजाल कंट्रोल करता है, एंड अगेन बाउंडेड बाय द हाई हिल्स फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। ये उसकी भविष्य को वही डिसाइड करता है। तो ये जो टेरर ग्रुप है, ये टेरर ग्रुप हाईली पहाड़ों में चला गया। दे आर हाईली ट्रेंड इन गुरिल्ला वार। ये गुरिल्ला वार टैक्टिक्स में टोटली ट्रेन किए हुए लोग हैं, जिनको ऐसे डिफिकल्ट टेरेन में लंबे दिनों तक जीने की क्षमता है। वेपन सब पे अमेरिकन वेपन है, M16 वेपन है सारे, अमुनेशन है, एंटी टैंक अमुनेशन है इनके पास। उसके बाद मैग्नेटिक आईडीज हैं कि आप दूर से फायर करेंगे, गाड़ी में चिपक जाएगा और गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। और ये देखिए स्पेशलाइज्ड कैमरा, चाइनीज कैमरे उनके टोपी में लगे होते हैं। जितनी किलिंग उन्होंने की है सबकी वीडियो बनाई है, और जितनी वीडियो बनाई है वो सेम मेक के कैमरे से बनाई है, और उसके बाद वो वीडियो को अपलोड करते हैं। इवन काटते समय गर्दन काटा है उन्होंने गोली मारने के बाद, उसकी भी उन्होंने वीडियो बनाई है। तो ये नॉर्मल फुट सोल्जर कराची के स्लम से उठाए हुए टेररिस्ट नहीं हैं। ये वो लोग हैं, चुने हुए लोग, जो कि प्रॉपर पाकिस्तान आर्मी ISI के सिलेक्शन प्रोसेस से पिकअप किए हुए हैं। दे आर स्पेशली पिक्ड अप पीपल हैविंग दैट कैपेसिटी टू सस्टेन दिस हाई माउंटेन्स, जिनको इन्फिल्ट्रेशन की पूरी चीज़ सिखाई गई है। और ये इन्फिल्ट्रेशन अपने थोड़ी करते हैं, इनके इन्फिल्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान आर्मी रेगुलर बाकायदा सपोर्टिंग फायर करती है।
पोस्ट पे फायर आपने खोल दिया, तो इंडिया से जब अभी फायर हो रहा है तो फायर के आड़ में ये लोग क्रॉस करते हैं। तो बिना पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के सपोर्ट के कैसे क्रॉस कर रहे हैं? लॉन्चिंग पैड से, और अंदर आ गए तो OGW यहाँ ऑलरेडी डिजिग्नेटेड है, और ड्रोन के थ्रू हथियार, पैसा, नारकोटिक्स और ग्रेनेड्स आ रहा है। तो इन्होंने पूरी टेक्निक चेंज कर दी है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये किया है इन्होंने कि ये इंटरफेस अवॉइड कर रहे हैं। हमारे टाइम के जो शुरू के उस टाइम का जो टेररिज्म था, उस टेररिज्म और उस टेररिज्म के बीच सबसे बड़ा फर्क है कि उस समय इंटरफेस एक खोजते थे। हम लोग गांव से निकल रहे हैं, पहाड़ी से निकल रहे हैं, सड़क से निकल रहे हैं, तो ये एम्बुश करते थे, यानी ये आपसे कांटेक्ट में आते थे। तो कांटेक्ट में आते थे तो मरते थे क्योंकि इनकाउंटर होता था। अभी इन्होंने हिट एंड रन टैक्टिक शुरू कर दी, जो कि पहलगांव बाईसरान में इन्होंने किया है कि ये लंबे समय तक पहाड़ी में रहते हैं, ये मौका ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी आने के बाद ये आपको बहुत ही अनअवेयर किलिंग करते हैं। किलिंग करने के बाद ये वापस उसी पहाड़ी में चले जाते हैं और ये गांव में सड़क पे किया चले गए, वापस रेंज। ये फोर्सेस से एंगेजमेंट अवॉइड करते हैं। बाईसरान के केस में भी इन्होंने फोर्सेस से एंगेजमेंट अवॉइड किया है, और दे आर यूजिंग वेरी हाई टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। सबसे बड़ा है कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट चैलेंज बना हुआ है। पाकिस्तान ने अल्ट्रासेट ऑलरेडी इनको, चाइना ने अल्ट्रासेट डिजाइन करके इनको दिया हुआ है, टोटली इनक्रिप्टेड है। उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में जो क्रिमिनल गैंग्स ने और सिंडिकेट्स ने सर्वर लगा रखे हैं, उन सर्वर के थ्रू ये वन टाइम यूज ऐप क्रिएट करते हैं, उसको वन टाइम यूज करते हैं। कोई चीज़ इन्होंने यूज की, दिन में 2-2 ऐप यूज करेंगे, 2-2 एप्लीकेशन यूज करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। जब तक आप डिकोडिंग करेंगे, जब तक इनके आप लोकेशन, इनके सिग्नेचर मार्क करेंगे, तब तक वो जगह छोड़ देते हैं। ये सब, और लोकल पब्लिक से भी ये कम मिलते हैं। OGW इनके बड़े ही स्मार्ट और बड़ी हाईली सेलेक्टेड लोग अब OGW हैं। अब एक पाकिस्तानी टेररिस्ट इधर आया है और कश्मीरी अवाम से यूं ही मिलता रहेगा, ये नहीं है। ये टैक्टिक्स खत्म कर दी इन्होंने। ये उनमें से भी बड़े ट्रस्टेड और बड़े ही टेस्टेड OGW को ही अपना कांटेक्ट लेते हैं, और उसके साथ भी लंबे टाइम नहीं रहते। जैसे बोल दिया कि आप 100 रोटी बना के पहुंचा दो। 5 टेररिस्ट का एक ग्रुप है, एक दिन में मान लीजिए उन्होंने 15 रोटी खाई, तो 6 दिन का रोटी इकट्ठा बनवा के मंगवा लेंगे। वो एक पॉइंट पर आएगा, दे जाएगा, फिर वो आदमी चला गया। जहां से पिक करेंगे रहेंगे कहीं और डेड ड्रॉप का एक नया टेक्नोलॉजी शुरू हुआ है कि कोई भी चीज है, लेना है, देना है, ट्रांजैक्शन है, वो डेड ड्रॉप पे होगा, एक दिए हुए पॉइंट पे होगा। लाइट लॉन्ग है, आप गए वहां, आपने पिक किया, आप चले जाइए। आदमी नहीं मिलेगा आपको, सामान मिलेगा। देने वाला खुद नहीं मिलेगा, आएगा, रखेगा और सामान मिलेगा, वो आदमी वहां नहीं होगा। और जो रखेगा उसको ये नहीं पता है लेने वाला कौन था, और देने वाले को ये नहीं पता है कि रखा कौन, ले कौन जाएगा। ये सब बड़े चेंजेस आए हैं। इन चुनौतियों से को डील करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज इस समय वहाँ काम कर रही है। क्वालिटी इंप्रूव कर गई है, क्वांटिटी कम हो गई है। सर, आप कहे कि जो वॉर मोड है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल हो गया है, हाईटेक हो गया है। जब आप वहां पे सर्व कर रहे थे उस समय टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं थी, तो आप लोगों को जो एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाना होता था, आपने OGW की बात की, तो आप लोग जो एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाते थे कि उस समय बहुत समझ, क्योंकि उस समय सिंपैथाइजर भी ज्यादा थे, OGW भी ज्यादा संख्या में होती थी, और क्योंकि उस समय का कश्मीर आज के कश्मीर से बहुत अलग था, तो ये जो मैकेनिज्म बनाए सर, वो कैसे बनाए? मतलब उसको बनाने में कितनी परेशानी आई? क्योंकि उस समय सर फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसे क्रिएट किया वो पूरा सिस्टम? हमारा ही कहना है कि जब आप इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करते हैं तो दुनिया इवॉल्व हो रही है रोज, और टेक्नोलॉजी डेली नई नई आ रही है और आती रहेगी, क्योंकि अभी टाइम टेक्नोलॉजी का है। और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर ने ये चीज़ बता दिया कि 2025 का वारफेयर 1999 का वारफेयर नहीं है। आपको बॉर्डर पार करने की भी जरूरत नहीं है। खैर 99 मजबूरी थी कि हमको हाई माउंटेन्स वापस लेने थे, तो हाई माउंटेन वापस होने में आपको फिर उसी बुनियादी और बेसिक सिखलाई पे जाना है कि पहाड़ों में चढ़ाई करनी है और पहाड़ों में अटैक करके वापस चोटी लेनी है, जो कि 1:5 का रेशियो होता है। उसमें दुश्मन का 1 सिपाही है तो आपका 5 के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज माउंटेन्स आर वो एंगल बिल्कुल ऐसे होता है, माउंटेन्स आर गुड फॉर द डिफेंडर, माउंटेन्स आर नॉट गुड फॉर द अटैकर्स। तो माउंटेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जिसने पोजीशन डिफेंस में ले ली है वो कमांडिंग पोजीशन में है। अब वापस आते हैं हम उस टाइम की एरा में।
तो टेक्नोलॉजी आती रहेगी, जाएगी, और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना हमारे लिए बहुत ही सब्सटेंशियल, बहुत ही सिग्निफिकेंट गेन है, उसका हमने अनुभव किया। बट मेरा ये मानना है कि जो आपका ह्यूमन वर्टिकल है ना, जो ह्यूमन लेयर है अवाम के बीच में, आप पाकिस्तान या किसी जगह आप कुछ भी डैमेज कर लीजिए, उसकी आप फोटो मंगा लीजिए, उसकी आप वीडियो मंगा लीजिए, लेकिन बहावलपुर में रऊफ असगर मरा, ये कंफर्मेशन कोई वहाँ इंसानी सोर्स ही आपको फ़ोन पे दे सकता है, जो नमाज जनाजा में गया हो और वो पक्का मुकम्मल करे। जैसे पटवारी होता है ना लेखपाल गांव का, वो वेरिफिकेशन करने जाता है, आज भी ब्रिटिश एरा का वेरिफिकेशन सिस्टम वही है कि वहाँ से कहता साहब वीडियो बात करो, कहता साहब अपना आप आधार भेजो, आधार भेजने के बाद वो गांव में 5 लोगों से वेरीफाई करता है कि वीडियो पर ये एनएनडी दुबे बात की है, शक्ल पहचानो यही है क्या। मतलब देखिए अभी बेसिक सिस्टम गया नहीं है। तो हमारे टाइम में टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी। कम्युनिकेशन कैसे था? ह्यूमन कम्युनिकेशन था। हमारे टाइम में जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो त्रेता द्वापर युग वाला ही था, वो उसमें वायरलेस सेट ऑफ एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए और कुछ भी नहीं था। भाई मैसेंजर होते थे, चिट्ठी ले जाते थे, तो वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। नारद जी आते थे और बताते थे, आते थे बताते थे, या कोई चिट्ठी पत्री रोल करके, जैसे वो रावण के दरबार में एक दूत जा रहा है या राजा के दरबार में चिट्ठी लेके जा रहा है, तो हार्ड कॉपी पेन एंड पेपर कम्युनिकेशन था। दूसरा होता था कि भाई आप कुछ कोडेड भाषा में बात कर लीजिए। तीसरा वायरलेस सेट था। चौथी टेक्नोलॉजी तो कोई आई ही नहीं थी। मोबाइल वगैरह तो आया दिल्ली उल्ली में तो 96-97 मान लीजिए आ गया होगा, 98 में, लेकिन कश्मीर उश्मीर में तो बहुत बाद में आया। और जब आया तो नोकिया 1800, और वो भी पोस्ट प्रीपेड, वो भी पोस्ट पेड सिम, बाकी से तो बात कर नहीं सकते थे। तो उस समय क्या था कि हम लोगों का जो ग्राउंड एनालिसिस और ग्राउंड नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप थी। अब टेक्नोलॉजी के अभाव में आप अपने को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, मतलब आप पे डेटाबेस कैसे होगा। डेटाबेस का एक ही तरीका है कि जैसे इलेक्शन होता है ना, आपके पोलिंग बूथ पे एजेंट बैठता है, एक एक नाम, वल्द, सकूनत, उम्र और पूरे गांव के वोट का डेटा अपने डायरी में रखता है, और वो देखता है इस पॉकेट में हमारा इतना वोट है, इस पॉकेट में ये वोट हमारा कम है। यानी यू हैव टू बी फिजिकली अवेलेबल टू टच एंड एक्सेस टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन योर एरिया। ऐसे गाँव की डिटेल, शहरों की डिटेल, ग्रिड रेफरेंस, नक्शे, उसके सारी डिटेल हमारे माइंड में होती थी हार्ड कॉपी में। अभी जो उससे क्या था, हमारा ह्यूमन वर्टिकल बहुत मजबूत था। यानी हमारे आदमी, जिसको आप शोले पिक्चर में देखा होगा आपने कि जेल में सुरंग खोदने वाली है, तो हम आपके जो ह्यूमन वर्टिकल बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। अब आता है आज का पोजीशन। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, वैसे वैसे लोग थोड़े से ह्यूमन वर्टिकल से कट गए हैं। जैसे उनको लगता है कि मैं तो डेटा एनालिसिस करके लैपटॉप पे 10 डेटा निकाल लूँगा, सॉफ्टवेयर से निकाल लूँगा, मुरीदके में बम पड़ा तो मैं इसी से निकाल लूँगा, या टेररिस्ट की एक्टिविटी है तो उनके कहीं न कहीं सिग्नेचर मिलेंगे, उससे निकाल लूँगा। लेकिन आप ये सोचिए कि यूनाइटेड नेशन, मतलब यूएसए की आर्मी जो ओसामा बिन लादेन को खोज रही थी, उन्होंने एबोटाबाद में सारी डिटेल ले ली, लेकिन जब तक वो डॉक्टर जाके कन्फर्मेटरी रेकी नहीं किया कि इस शक्ल का आदमी इस घर में है, तब तक उन्होंने अटैक नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको वापस सारी टेक्नोलॉजी के साथ अपने ह्यूमन असेट्स और ह्यूमन वर्टिकल को कश्मीर में दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी फोर्सेज कर रही हैं, पुलिस भी कर रही होगी। मेरी जस्ट एक सलाहियत है कि अगर हम उस एरिया में भी थोड़ी और मजबूती से घुसें एंड सपोर्टेड बाय एक्सेलेंट टेक्नोलॉजी, आवर सक्सेस रेट इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट इफ वी गो टू दैट। सर, कितना चैलेंजिंग होता था और कितना रिस्की होता था, क्योंकि आप किसी नए बंदे से मिल रहे हो, आपने उसको बहुत ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं किया, और आपको उस पर रिलाई भी करना है, उस पर विश्वास भी दिखाना है, क्योंकि आपको ऑपरेशंस करने होते थे। ये मतलब कितना चैलेंजिंग होता था? देखिए, ये बड़ा चैलेंजिंग काम था। चैलेंजिंग काम ये था कि आप जिससे मिलते हैं, एक तो उसकी एक्सेस आपके पास हो जाती है, वो भी आपसे विजिट करता है, आपसे मिलता है। दूसरा डबल एजेंट भी हो सकता है और डबल एजेंट भी हो सकता है। सारे रिस्की के साथ ये एक ऐसा गेम है कि जिसमें आप सिचुएशन में पढ़ के उस सिचुएशन को जी भी रहे होते हैं, उसको आप टेस्ट भी कर रहे होते हैं, उसको ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं,
और उसको फाइनल रिजल्ट तक भी ले जा रहे होते हैं। और एक आध जगह उसमें गच्चा भी खाना पड़ता है, उसमें ये भी नहीं ज़रूरी कि 100% आपका सक्सेस रेट हो। तो मुझे लगता है जो छोटे छोटे टिप्स हैं, जो छोटे छोटे टेस्ट हैं, आप छोटे छोटे टेस्ट शुरू करते हैं और एक वॉच भी रखते हैं। कभी भी जो ह्यूमन असेट को आप 100% फ्री फ्रॉम साइट नहीं रखते, रखना भी नहीं चाहिए। मतलब मॉनिटरिंग चलती रहती है। 100% मॉनिटरिंग करना चाहिए। मॉनिटरिंग कई बार 100% पॉसिबल भी नहीं होती है, बट यू हैव टू क्रिएट योर वेरियस डायमेंशंस टू हैव अ वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑन दैट पर्सन। अब आप वो फिजिकली भी रख सकते हैं, टेक्निकली भी रख सकते हैं। तो आज के तारीख में तो सारे जो लोग होते हैं टेक्निकली उन पर नज़र रहती है, जो एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस हैं, वो करती हैं। हमारे टाइम में हम लोग फिजिकली करते थे, क्योंकि हमारे टाइम में तो वो अगर बोला कि मैं कल मौसी के घर गया था तो हमारे पास कोई तरीका तो होता नहीं था कि मौसी के घर था कि नहीं था। आज के तारीख में तो आप उसके टेक्निकल इक्विपमेंट से पता कर लेते हैं। तो हम लोग ह्यूमन वर्टिकल से पता करते हैं। मौसी के पास जाने से पहले फोन भी करेगा कि फोन मौसी भी मैं आ रहा हूँ। करेगा, या तो बोलेगा मैं अपना फोन घर छोड़ के गया, या तो कहेगा लेके गया। तो आप समझ ही सकते हैं वो टेक्नोलॉजी मिल जाती तो थोड़ा होता था। और कई बार इसमें आपका ह्यूमन और ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ थी कि कोई भी ह्यूमन पर्सन अगर आपसे जुड़ रहा है और आपके लिए कल को वो एक वैल्यूएबल आदमी प्रूव होना है, तो उसका ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा चलता था। यानी जिसको कहते हैं ना कि मेरे इकबाल का जो सिक्का है वो चलना चाहिए आपके ऊपर, वो भी आपको टेस्ट कर रहा होता है। इसमें ऐसा नहीं हम ही टेस्ट कर रहे हैं, जो आदमी वो भी आपको टेस्ट करता है कि कभी कभी वो रिस्क में पड़ता है, आपको उसको बेल आउट भी करना पड़ता है। कई दफ़ा उसके लाइफ में भी सेटबैक आते हैं, उसे आप हैंडल करना पड़ता है। फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपको बहुत बार एलिबाई भी रखना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, इसको प्रोफेशनल झूठ बोलते हैं। तो ये चैलेंजिंग तो है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग काम। अगर आपका ये वर्टिकल चल गया तो आपके सक्सेस रुकते नहीं हैं। देन यू आर जस्ट कैंटरिंग ऑन द पाथ ऑफ हैंडलिंग द टेररिज्म इन डिफिकल्ट एरिया। थोड़ा मुश्किल है, बट जो इसको कर लेता है, you all have to carry the operations only. योर हैंड्स आर फुल। आप मतलब फिर उसको प्रायोरिटाइज करते हो कि कल कौन सा करें, परसों वाला कौन सा करें, आपके पास इतना काम होता है। तो ह्यूमन टच और ह्यूमन हैंडलिंग देखिए जाए, कितना भी कह लीजिए, भारत, पाकिस्तान, इस्लाम, हिंदू, दुनिया, इजराइल, लेकिन सब के पीछे जो ब्रह्मांड ने इंसान को बना के भेजा है ना, यही दिमाग चल रहा है। आदमी वही है और उसका जो ब्रेन है वो भी वही है, उसके थॉट प्रोसेस, इमोशंस भी लगभग बहुत कुछ वही होते हैं। वो तो सब कल्चर के अंदर वो बदल जाते हैं थोड़े से। मैं यहाँ हूँ तो यहाँ का सोचूंगा, इजराइल में हूँ तो इजराइल का सोचूंगा। तो ह्यूमन माइंड को कैसे आप हैंडल करते हैं, यही सक्सेस का बहुत बड़ा की है। सर, यू टॉक्ड अबाउट ओसामा बिन लादेन। मैं आता हूँ भारत के बिन लादेन के ऊपर, ओसामा बिन लादेन के ऊपर, जो गाजी बाबा जिसकी बात होती है, और माना जाता है कि वो आपके जीवन का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। मैं आपके ऊपर जो फिल्म बनी है ग्राउंड जीरो वो देख रहा था, और उसमें एक सीन आता है जहाँ पे आप जो ऑपरेशन की नाइट है, जो गाजी बाबा को जिस रात आप मारते हैं, आप घर के अंदर जाते हैं और 2 फ्लोर के सर्च के बाद आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पे हम सभी थोड़ा रुक जाते हैं कि क्या ये अनदर फेल्योर है। तो जब आप जो वो 2 फ्लोर के बाद आपके दिमाग में क्या आया कि आज फिर नहीं मिला गाजी? एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस बहुत क्या सही थी उस रात की कहानी? अभी मैं याद कर रहा हूँ तो एक बार हम फ्रस्ट्रेट भी हुए। अच्छा। बल्कि हमारे मुंह से निकला भी कि यार ये फुद्दू बनाया, कारपेंटर है, लेके आ गया यार, बेकारी आ गया हमें यहाँ। मतलब एक बार फीलिंग आई कि यार इस घर में, इस कमरे में तो कुछ दिख नहीं रहा है। तब तक माथा क्या ठनका कि 24 घंटे पहले की रात, यानी जस्ट 24 आवर्स बिफोर, हम एक अंडरग्राउंड किचन के अंदर एक हाइड आउट ब्रेक किए थे, जिसकी एंट्री म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर के थ्रू था। दूसरे ऑपरेशन इसी पाकिस्तानी के परसूट में, यानी गाजी बाबा को मारने से पहले वाली रात, जो 28 की रात थी, जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय वापस आए दिल्ली। तो उस रात जो पकड़े हुए पाकिस्तानी का खुद का तहखाना था, खुफिया अड्डा, उसको जब रेड करने गए तो उसकी एंट्री एक ऐसे कोलैप्सेबल शटर के थ्रू थी जिसको उसने म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर से कवर कर रखा था। तो दीवार के ऊपर आपको नंगी आंख से लगता था तो म्यूजिक सिस्टम का कवर है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर को जब आप हटाएंगे, बड़ा मासिव स्पीकर था,
तो कई बार ना डेंगी सी कमरे के अंदर, कहते हैं ना कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला, तो उस छोटे से कमरे में बड़ा एक मासिव और ऑकवर्डली फिटेड एक स्पीकर रखा हो तो वो भी नजर ड्रा करता है, क्योंकि वो पूरे स्कीम में फिट नहीं बैठ रहा है। वहां होना नहीं चाहिए वैसा स्पीकर, कुछ छोटा सा होना चाहिए। तो उसको हटाने के बाद कोलैप्सेबल शटर मिला, जिसके थ्रू शटर को ऐसे पुश करिए तो उठ जाता था हवा में, ऊपर हिंज लगा हुआ था। तो जब नीचे सीढ़ियां बनी हुई, आप नीचे सीढ़ी में जाइए, पूरा कंप्लीट एक कमरा तहखाना जिसके अंदर पूरी आर्मरी जैश मोहम्मद की भरी हुई, जो बहावलकोट वाले जनाब मारे गए इन्हीं का। तो इसमें जब हम 29 की रात जब गए तो उस कमरे में जब कुछ नहीं दिखा, तो जो शीशा दिखा तो उस शीशे पे नजर तो गई, और नजर गई और उस शीशे को हमने देखा भी। हमें नहीं पता था कि शीशे के पीछे से वो भी हमें देख रहा है। और वो क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट विजन डिवाइस लगाया था, सीजर मेमो में है वो जब्त किया हुआ है उससे हमने, सरकारी जब्ती नामे में कोर्ट में पेश थाने में वो सीजर मेमो है। वो उसके पूरा पास उस समय उतनी हाई टेक्नोलॉजी, पता नहीं कहां से उसने सीसीटीवी और नाइट विजन डिवाइस, उसका मेक लिखा है हमारे पास। अच्छा, मेक मॉडल है, किस मेक मॉडल का उस समय का बना था, उस रिसर्च में कोई गया नहीं, बट वो उस समय फिटेड कर रखा था। मतलब इतना बड़ा वो जैश ए मोहम्मद का सेट था कि 2003 में भी उसने अपने मरने के इशू को रिजेक्ट करने के लिए इतना बड़ा मैकेनिज्म तैयार कर रखा था कि मैं मारा ना जाऊं, मैं लंबे दिन तक तबाही करूं। भाई जिसकी हिम्मत है भारत के संसद पर दिन दहाड़े हमला करवाना दिल्ली में, जिसकी हिम्मत थी कि प्रधानमंत्री महोदय खुद श्रीनगर सिटी में और खुदकश हमला करवाना, तो वो बड़ा एक उस रात का एक अलग एक्सपीरियंस था कि फ्रस्ट्रेशन हुआ। लेकिन वो शीशा देख के फिर लगा कि कुछ शीशे के पीछे है। फिर कारपेंटर तो हमारे साथ ही था, तो कारपेंटर फिल्म में वो कारपेंटर वाला पार्ट दिखाया नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा एक सिनेमाटोग्राफिक फ्रीडम की वजह से वो सीन देना था। तो कारपेंटर को जब हमने थोड़ा उसका कान ऐठा तो उसने शीशे पर जब इशारा कर दिया तो हमने कहा अब इसके पीछे ही जो कुछ है इसी के पीछे है, और उसके बाद की चीज़ तो कहानी है, आपको पता ही है। उसमें सर आपको गोली भी लगी, 7 गोली शायद आपको लगी। कई बार ऑपरेशंस के दौरान ये होता है कि हम रिस्क लेते हैं, क्योंकि सामने वाला हमें पता होता है कि वो कितना खतरनाक है। लेकिन कहीं ना कहीं सर बैक ऑफ द माइंड कहीं ऐसा होता है क्या कि हमें ये भी ध्यान में होता है कि हमारे पीछे हमारा एक पूरा परिवार है। तो आपके ध्यान में उस ऑपरेशन के दौरान ऐसा कुछ नहीं आया कि अगर कुछ ऊंच नीच हुई, क्योंकि वो उस ऑपरेशन में क्या हुआ वी ऑल नो अबाउट इट, ऐसा कोई ख्याल आता है क्या सच में सोल्जर्स के दिमाग में जब वो ऑपरेशंस पे होते हैं? कि मरने का या सीरियसली इंजर्ड होने का चिंता तो हर किसी को होती है, लेकिन मैंने देखा कि मेरा अपना अनुभव है, ट्रूथफुली स्पीकिंग, उस रात में गया तो ऐसा मेरे को दिमाग में नहीं आया कि क्या हो जाएगा। ये था कि आज रिस्की ऑपरेशन है, क्योंकि लीड ऑलरेडी वही चल रही थी। ऑलरेडी एक जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ पाकिस्तानी आपके कब्जे में है, आप उसके हाई डिमोलिश करके आए हो। ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि गाजी बाबा का नंबर 2 है, गाजी बाबा शहर के अंदर है, तो रिस्क इन्वॉल्व ज़रूर था। लेकिन फैक्ट बताऊं, मुझे बिल्कुल इसका कोई ख्याल नहीं आया। और इनकाउंटर भी जब हुआ, जब गोली चली या जो भी इंजरीज हुई, उस दौरान खाली एक जगह मेरे ख्याल में आया था, 2 बातें आई थी। एक तो मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ, एक तो मेरे दिमाग में आया कि लाइफ बड़ी शार्ट रही यार, लाइफ इज कट शार्ट। आई वॉज 40 ईयर्स दैट टाइम। तो गोली लगती है तो डेथ हो जाती है, तो लोग फिर बॉडी वडी जाती है घर गांव, फिर उसका लास्ट राइट्स वगैरह होता है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं ये चीज़ बड़ा कॉन्शियसली सोच रहा था, तो फिर मेरे मन में आया कि अगर ऐसा होता तो मैं सोच नहीं रहा होता। एक तो ये बात है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा फिक्र थी वो ये थी कि इसमें कैजुअलिटी हमारी कितनी हुई। सच बताऊं तो आपने कितने टेररिस्ट मारे इसकी उस समय चिंता नहीं होती, कितनी आपकी कैजुअलिटी हुई इसकी ज़्यादा चिंता होती है। क्योंकि देखिए टेररिस्ट की लाइफ फिक्स है। अभी आज आपने देखा होगा केलर शोपियां पुलवामा में इनकाउंटर हुआ है, उसमें 3 टेररिस्ट मारे गए, अभी 3 घंटा पहले की खबर है। और उनका मैं लाइव पढ़ रहा था, उनका मेरे पर डेटा आया तो उनका डेटा बर्थ में पढ़ रहा था। किसी टेररिस्ट की एवरेज लाइफ
6 महीना से लेके 5 साल से ज्यादा नहीं होती है। ये बात सर, जब मैं कश्मीर कवर किया हूँ मैं ठीक ठाक, तो वहाँ के जब भी आप बीएसएफ या आर्मी ऑफिसर से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जिस दिन कोई यूथ गन उठा लिया उसकी मैक्सिमम लाइफ 6 महीने 6 महीने है। कोई ऐसा भी हुआ है 3 साल भी चला है, 4 साल भी चला है, डिपेंडिंग अपॉन की कोई बहुत ही। गाजी बाबा की हिस्ट्री 9 साल रही, 8 से 9 साल जिंदा रहा। तो मैं सोचा, अगर मैं क्यों नहीं सोचा टेररिस्ट कितने मरे कितने नहीं। टेररिस्ट नहीं मरे तो मरेगा, ये आज नहीं मरेगा कल मर जाएगा, लेकिन हमारे जो जवान की वैल्यूएबल लाइफ जाएगी ना। मेरे साथ एक ऑफिसर था बिनु चंद्रन, उसकी वाइफ फैमिली वे में थी, जो मेरे साथ इंजर्ड हुआ, तो वो भी उसी कैंपस में रह रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि आज के तारीख में वो बेटी उसकी SRCC से ग्रेजुएशन कर रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तब वो पेट में थी। तो मैं सोचा ये तो पक्का नहीं बचेगा, ये मारा गया होगा। तो आप सोचिए कि आप कैंपस में जाएंगे, उसकी वाइफ को क्या मुंह दिखाएंगे, ऑपरेशनल फेलियर या वहाँ क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी ये तो कोई नहीं समझेगा। वो ये समझेगा कि मरवा बैठा अपने आदमी को। जैसे एक जवान बलवीर की शहादत हुई, उसका 1-1.5 साल का बच्चा था, उसकी उम्र ही 23 साल, मुश्किल से 22-23 साल थी। मैं उसके घर भी विजिट किया हूँ, और मुझे इस फिल्म रिलीज़ के बाद उसके बेटे ने फ़ोन भी किया था। अब इतना बड़ा हो गया कि उसने मुझे फ़ोन किया था। तो आपको अपने ट्रुप्स के मरने या उसकी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंता होती है। और फोर्स में बताऊं ना, सीधा एक लाइन में हमारे मुंह पे कालिख न पुत जाए, मतलब ये माइंड में रहता है कि ऑपरेशन फेलियर ना मेरा हो, नहीं तो लोग कल को मुझे इस नाम से जानेंगे कि अपने ट्रुप्स मरवा दिया, इसने कैजुअलिटी करा दी। कोई जान के कैजुअलिटी नहीं कराता, लेकिन कैजुअलिटी अगर उस कॉन्सिक्वेंस में होती है तो उसका ब्लेम लीडरशिप को लेना पड़ता है। उसके नाम वो सेहरा बत्ता है कि इस ऑपरेशन को किसने लीड किया था जिसमें इतने लोग शहीद हो गए। बड़ा बेवकूफ अफसर है। और गाजी भी नहीं मरा, और आतंकवादी भी नहीं मारा विदाउट नोइंग कि क्या परिस्थिति आई होगी। मैं सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि उस पूरे ऑपरेशन को बड़ा क्लीनली किया हमने। 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑलरेडी हमारे कब्जे में था, और जिसमें मारे गए उसमें भारतीय संसद का अटैक का मेन एक्यूज गाजी बाबा मारा गया, और हमारी एक शहादत हुई जिसका दुख है। बाकी हमारी पूरी ट्रुप्स इंटैक्ट रही। सीवियर इंजरीज हुई वो अलग बात है, और एक भी सिविलियन को एक सिंगल गोली नहीं लगी। आप बताइए, नूरबाग के उस डेंस पॉपुलेशन में आप सिंपल भी फायर करेंगे, कहीं काफी कॉम्प्लेक्स है नूरबाग पूरा ही घना है, खिड़की से खिड़की जुड़ी हुई है। ये बड़ा नामुमकिन है कि किसी सिविलियन को गोली ना लगे। उस मकान के अंदर के जो इनमेट्स थे वो सारे सेफ रहे, वो कारपेंटर बच गया जो उस रूम में गया। आप बताइए, किसी का इल इंटेंशन होता तो कारपेंटर को मार देता। वो कारपेंटर की मौत उसमें रेगुलराइज भी हो जाती, कोई पूछता भी नहीं कैसे मारा गया। ही वॉज नॉट इवन इंजर्ड। ये होता है ट्रस्ट, ये होता है नाम का ब्रांड। और बीएसएफ इस ब्रांड के लिए 14 साल बहुत ही मशहूर रही वहाँ। अभी भी बीएसएफ का नाम उस जनरेशन के लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं, क्योंकि उस समय कश्मीर सिटी में सारे ऑपरेशंस आर्मी बहुत बाद में ऑपरेशन के अलावा जुरिडिक्शन भी पूरे श्रीनगर का बीएसएफ के पास था। आर्मी का उसके अंदर कोर हेडक्वार्टर है, आर्मी के अपने यूनिट्स हैं, लेकिन आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी में एज सच श्रीनगर सिटी कभी उनके पास नहीं रहा है। मतलब सपोर्टिंग रहे हैं, और इंटीरियर तो आर्मी ने बहुत बढ़िया काम किया उनका था, बस सिटी बीएसएफ के पास थी। और श्रीनगर सिटी कंट्रोल करना उस टाइम में, मतलब सीधी बात है कि अगर आप पूरी इस गाजा पट्टी की बात करें तो अल अक्सा मस्जिद के बारे में जो आप सोच सकते हैं वो श्रीनगर सिटी था। जामिया मस्जिद उनका अलग सा ही था। हाँ, सब था। डाउनटाउन का एरिया आप देख लीजिए, क्या पूरा झेलम नदी के दोनों साइड में, मतलब क्या होता था। आप 20 मीटर जिप्सी लेके नहीं चल सकते थे, 50 मीटर मूव करने के भी आपको मोर्चे बनाने पड़ते थे। रात को आप सो थोड़ी सकते थे चैन से। संतरी नीचे बेचारा पेयर में खड़ा है मोर्चे में, क्या अगले मिनट होगा किसको पता है। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन। सर, आपके पूरे अगर कैरियर की बात होती है तो मुख्य रूप से गाजी बाबा की बात होती है। मुझे कोई ऐसी घटना बताइए जो आपके हिसाब से बहुत यादगार रही हो, और वो भी बड़ा ऑपरेशन रहा, क्योंकि हर कोई बस गाजी के आसपास घूम रहा होता है जब आपसे बातचीत करता है। मैं थोड़ा कुछ अलग जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं इन चीज़ों, चूंकि हमारी बड़ा लंबा पीरियड रहा तो मेरे पास तो उसकी पूरी एक फहरिस्त है, तो उसमें ना जाए बगैर मैं कुछ 2-4 सिग्निफिकेंट चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 1994 में पुलवामा साउथ कश्मीर में एंटर करने के बाद एक बड़ा सिग्निफिकेंट ऑपरेशन हुआ था, हिजबुल मुजाहिदीन का,
जिसका होगा तो बुरहान वानी भी एचएम का ही था। बुरहान वानी भी 2016 में जो मारा गया वो भी हिजबुल मुजाहिदीन गैंग उसका एचएम का ही था। एचएम का ही था। तो हिजबुल मुजाहिदीन लोकल कश्मीरी ट्रेंड टेररिस्ट का सबसे ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशन रहा है और आज भी हिजबुल मुजाहिदीन एक्टिव है। अभी भी कश्मीर में अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपको एक क्रिटिकल खतरा है तो वो एचएम है। तो हिजबुल मुजाहिदीन का एक कंपनी कमांडर था। मेरा एक कैट था, कैट बोलते हैं, मतलब वो एक तंजीम का टर्न कोट सरेंडर लड़का था जिसको मैंने अपने फोल्ड में ले लिया था। और लिया ही नहीं, उसको AK-47 और 6 मैगजीन देके मैं अपने साथ ही कैंपस में रखता था। अब आज के तारीख में मतलब किसी से पूछिए, टेररिस्ट को आप साथ में रखते थे। किसी से पूछिए तो कहेगा कि यार ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है कि एक टेररिस्ट को मैगजीन दे के अंदर क्यों रखते थे। उसको रखता था, अनस्पोकन कुछ लोग उसके ऊपर नजर भी रखते थे, उस पर कुछ लोग नजर रखते थे, ये भी उसको पता था। क्योंकि अगर आपके ऊपर मैं नजर रखूंगा तो ऐसा नहीं है कि आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि मैं नजर रखता हूं। उसने काउंटर टेररिज्म में इतना बढ़िया मेरे साथ काम किया। एक दिन हुआ, मैंने कहा ये हसीब मुसीब मीर को मुझे मारना है, पकड़ना है। तो उसने बोला सर ये बहुत ड्रेडेड। उसका नाम क्या था? उसका नाम था मुसीब। हाँ, कोड नेम मुसीब था। बशीर अहमद मीर, कोड नेम मुसीब। ये था उरबाग बेगम बाग, पुलवामा का। मुझे भी गांव का नाम भी याद है, उरबाग बेगम बाग। ये 3 गांव का एक कंग्लोमरेट था, ग्रुप था, उसी का रहने वाला था। बड़ा हैंडसम पर्सनालिटी, 6 फीट प्लस था वो। तो उसने बोला सर उसके पास SSG 69 चेकोस्लोवाकियन स्नाइपर राइफल है। और वैली में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए, SSG 69 का सीजर टेररिस्ट नहीं किया, किसी ने किया होगा तो कोई एक आध किया होगा, मैं उस क्लेम को मना नहीं कर सकता, लेकिन वो ये इससे सीजर मैंने किया था। कहा सर SSG 69 राइफल है। तो मैंने किसी तरह से कोई तरीका निकाला, मैंने कहा कि कैसी दिखती है वो, मैं कंफर्म करना चाहता। अच्छा, वो बंदूक कैसे दिखती? हाँ, क्योंकि तब मोबाइल तो था नहीं, फोटो खींच के लाए। तो वो जुगाड़ उगाड़ लगा कि उसने बोला सर OG कलर का बट है और उसके ऊपर उसने पेंट से अल हिलाल लिखा हुआ है, रेड पेंट से उर्दू में, और उसमें टेलीस्कोप लगा हुआ है। तो हमारे पास SSG 69 थी, हम लोगों के पास, हर कंपनी में एक होती है। तो हमारे पास 6 SSG 69, मतलब BSF की एक कंपनी में एक SSG, एक ही 6। तो मैं निकाला, मैंने कहा देख ऐसी दिखती क्या? कह रहा सर बिल्कुल यही राइफल है उसके पास। अब वो या कि कैसे कराएं। फिर उसने बोला सर वो ग्रेनेड लॉन्चर भी है उसके पास, AK-47 पे उसने अटैचमेंट लगा रखा है। इतना वेपन किसी छोटे कमांडर के पास नहीं होता है। डेफिनेटली ही मस्ट हैव बीन अ डिस्ट्रिक्ट कमांडर, डिविजनल कमांडर। कैसे होगा? कह रहा सर एक ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। अब बड़ा डर लगे कि कमांडेंट को मैं कैसे कन्विंस करूं, सारा काम अनकन्वेंशनल। कह रहा सर मुझे AK-47 दे दो, 15 दिन छोड़ दो मुझको। अच्छा, अब 15 दिन के लिए उसको छोड़ दो आप, AK-47 सरकारी दे दो या जो भी जब्त की हुई, वो कहाँ जाएगा? ये भी टेररिस्ट का पार्ट न बन जाए, यही हमारे खिलाफ एम्बुश कर दे, हमारी कैंप में घुस जाए। मैंने कहा गो हेड। उससे पहले क्या हुआ था कि एक बार वो नाराज होकर चला गया था, AK-47 छोड़ के गेट से चला गया। जब नाराज होकर चला गया तो बड़ा चिंता बस लोगों को हुआ। बोले सर वो तो हमारा पूरा राज जानता है, ये क्या पंगा हो गया। वो चला इसलिए गया कि वो ईद के दिन घर जाना चाहता था। तो जिस जगह मैंने उसको रखा था वो अफसर ने थोड़ी उसको उस पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाई, तो वो उस सेंसिटिविटी को समझ नहीं पाए, तो गुस्से में आया और रख के चला गया। तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा थोड़ा ईमानदार था, गन रख के गया, लेके नहीं गया। तो फिर मैंने धीरे से उसको, कहीं से उसकी चिट्ठी आई उर्दू में, तो मैंने उसका ट्रांसलेशन कराया। तो उसने उस चिट्ठी में अपने मन की बात लिखी थी कि मैं दुख से वजह से गया हूं, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। फिर उसने लिखा कि आपको अगर इसका कोई जवाब देना है तो मुझे जवाब भेजो और आप दस्तखत ओरिजिनल वाला करना, क्योंकि आपका सिग्नेचर मैं पहचानता हूं। क्योंकि सरकारी चिट्ठियों में साइन करता था, तो देखा होगा वो हर जगह लिस्ट लगी है, आदेश लिखे हैं, तो उसके नीचे साइन होता है। मैंने उसका जवाब लिखा। मैंने कहा जिस हालत में तुम नाराज होके गए हो उसको मैं समझ सकता हूँ। इसको लेके मुझे हैरानी जरूर हुई, लेकिन मुझे उसको लेके गुस्सा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए अभी भी वैसे ही हूँ, तुम चले आओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और मैं साइन करके भेजा।
जिसके थ्रू भी उसने भेजा मैंने उसके थ्रू दे दिया चिट्ठी। वो कहाँ छुपा था कहाँ दिया मुझे नहीं पता। फिर उसकी चिट्ठी आई कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ। फिर वापस आया, वापस मैंने ज्वाइन करा लिया। ज्वाइन कराने के बाद इस कहा सर मुझे 15 दिन छोड़ दो और इस डिस्ट्रिक्ट कमांडर को मैं दे दूंगा। मैंने उसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये उसी के ग्रुप में शामिल हो गया। इसने उस तंजीम को ये इंप्रेशन दिया कि मैं उनकी राइफल लेके भाग गया और मैं छोड़ के आ गया हूँ, अब जो करना है करो भी ये सब के खिलाफ। फिर एक दिन उसका फिर पाहू ब्रिज एक हमारी पोस्ट थी, उसके संतरी के पास कोई एक कागज फेंक के चला गया। उस कागज में उर्दू में यही लिखा था कि आज शाम को मुसीब को मैं अयूब अहमद मीर, कोड नेम मुसीब था, ये उसका असली नाम था, अयूब अहमद मीर। अभी छूट गया होगा, पॉडकास्ट देखेगा शायद उसको याद भी आ जाएगा। तो वो पर्ची फेंका उसने, पर्ची लिखा था कि आज रात को पाहू ब्रिज से और काकापुरा के बीच में सड़क के बाएं जो इकलौता मकान है उसके अंदर मैं उसको ट्रैप कर रहा हूँ, और मैं रात जब वो बैठ जाएगा अंदर तो मैं साइकिल से आऊँगा और पाहू ब्रिज पे साइकिल की घंटी बजाऊंगा। तो आप समझ जाना कि आपको घर रेड करना है। अब सोचिए, देखिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं है, कितनी डिटेलिंग थी। मैं बोला आज पक्का इनकाउंटर होगा। तो ये क्या किया था, ग्रुप में शामिल होके उस मकान के अंदर खाने पीने का उसका इंतजाम किया था और बोला था मैं कोई सामान लेके तुम्हारे लिए आता हूँ। तो वो टेररिस्ट बोला तू अपनी गन रख के जा, सामान लेने जा रहा है तू खाली हाथ जाओ। और मैं पाहू ब्रिज पर आके बंकर लेके ट्रूप्स तैयार करके बैठा हुआ था। हमारे यहाँ से 400-500 दूर खाली वो घर था। एक ही फायदा था कि सड़क पे इकलौता घर था, तो मुझको पता था इसमें दूसरे किसी को डैमेज नहीं होगा। आया और रात के 10 बजे घंटी बजाया, घंटी बजा के वापस साइकिल मोड़ा और चला गया। देखिए ऐसा टाइम नहीं था कि मैं उससे पूछूं, कुछ भी नहीं पूछ सका। और विद इन हाफ एन आवर हम लोगों ने वो घर घेर लिया। घर घेरने के बाद ये तब तक अंदर जा चुका था उसके पास। घर घेरने के बाद कितना रिस्क लिया उसने, ये भी उसी का पार्ट बना अंदर। आप बताइए इनकाउंटर होता और फायर होता तो ये भी मारा जाता। ये अंदर गया, जाने के बाद हम लोगों ने घर घेरा, तब तो फिर अब पंगा हो गया। तो हमने अनाउंस किया कि मुसीब तुम बाहर आ जाओ। तो उसने फैमिली में से किसी मेंबर से कहलवाया मैं नहीं आऊँगा, मैं लड़ूंगा। तब जाके हमने ट्रस्ट फैक्टर बोलना शुरू किया कि आई एम इन सच एंड सच, उसमें उस जगह उस इनकाउंटर में फला को पकड़ा, आप हमारा कंडक्ट पूछ लेना, इन गाँव के कार्डन सर्च में हम कैसे करते हैं वो पता कर लेना। वो टेररिस्ट है जिसको पकड़ा, क्योंकि वहाँ हमने ब्रांड एस्टेब्लिश किया था कि लोकल टेररिस्ट अगर पकड़ लिया हमने लाइव तो हम उसकी कोई किलिंग नहीं किए। एक बहुत बड़ा एक ब्रांड था। और पाकिस्तानी टेररिस्ट को हमने जिंदा नहीं छोड़ा, बड़ा क्लियर। ये इतना स्पेस देते थे लोकल्स को कि बिल्कुल सही भी था, क्योंकि माहौल ऐसा था। एक स्टेज आया कि वो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा और सोचा कि ऊपर से जाके फायर करेंगे। फिर हमने अनाउंस किया कि तुम फायर तो कर लोगे लेकिन पूरा घर के चारों तरफ बाउंड्री वाल है, तो हम घर गिरा देंगे, मारे जाओगे। फिर वो वेपन को पूरा सिगरेट पी गया हो, क्योंकि उस सीढ़ी पे सिगरेट की उसके पूरी ठूठ पड़ी हुई थी। पूरा वेपन वहाँ रखा और करीब 12 बजे रात को नीचे उतरा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, और गांव वालों जो परिवार के बंदे थे उनको आगे लिया, उनको ह्यूमन शील्ड बनाया, हाथ ऊपर किया और वो आने लगा। तो मकान के दरवाजे से बाउंड्री वाल तक कोई 15-20 मीटर का जो जगह था, स्लो आ रहा है। हमारे लड़के बिल्कुल रेडी हैं कि अब तो हम मार देंगे। हमने बोला एक राउंड फायर नहीं होगा। मेन गेट पे आया, उसको उन्होंने बंकर में लिया। उसके बाद उस ऑपरेशन के बाद जो हमने परसूट ऑपरेशन किए, यानी इसके इंट्रोगेशन पर जो आगे ऑपरेशन किए, वो तो हम 3 महीने करते ही रहे। बहुत जबरदस्त ऑपरेशन था। कितने आतंकवादियों को मारा होगा? अब नहीं, इसको तो हम लोगों ने जुडिशियल कस्टडी में दिया। इसके अलावा जो ऑपरेशंस हुए, इसके अलावा हमने पारी गांव में 3 टेररिस्ट मारे थे। पारी गांव हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा सेंटर था। पाखरपुरा इनकाउंटर हुआ था, नेवा में इनकाउंटर हुआ था, गुडूर में इनकाउंटर हुआ था। सीरीज ऑफ ऑपरेशन किया हमने इसको लेके। बाद में हमने इसको एज पर कोर्ट ऑफ लॉ हमने जमा कर दिया। ये तो पुलवामा का मैं एक ही घटना बताऊंगा, क्योंकि मैं 3 साल रहा, बहुत ज्यादा है। और एक जो श्रीनगर के पीरियड में एम्स्टर्डम हालैंड के 2 टूरिस्ट ने किचन नाइफ से बीएसएफ के पेट्रोल पर अटैक किया था। वो हिस्ट्री में ये अटैक है, और लोगों को पता है शायद कि लोन वुल्फ अटैक यूरोपियन कंट्री में शुरू हुआ। लोन वुल्फ अटैक सबसे पहले श्रीनगर के स्ट्रीट पे हुआ था और बीएसएफ पेट्रोल के सामने हुआ था। और ये जनवरी 2001 की बात है।
जनवरी 2002 की बात है, डल गेट पे मॉर्निंग में एम्स्टर्डम हालैंड के 2 लोग टूरिस्ट वीज़ा पे मल्टीपल एंट्री पे दिल्ली उतरते हैं, जामनगर जाते हैं, कुछ कुछ घूमते हैं करते हैं, किचन नाइफ साइज़ के बड़े चाकू खरीदते हैं और उसको चेक इन बैगेज में लेते हैं, मतलब बॉडी पे नहीं लाते हैं, चेक इन बैगेज में ले आए। श्रीनगर उतरते हैं, कोई उनका श्रीनगर में कांटेक्ट नहीं होता है और टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जाते हैं। उसके बाद वो डॉलर एक्सचेंज करते हैं JNK बैंक का, नेक्स्ट डे हाउस बोट में चेक इन करते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में पैदल किचन नाइफ अपने पैंट के अंदर छुपा के और ऊपर जैकेट डाल के खाली हाथ आ रहे हैं और BSF पेट्रोल को सोचा उन्होंने चाकू से अटैक करके इनकी गन छीन के कैंपस में घुस जाएंगे। फैनेटिक लोग, कोई श्रीनगर में उनका कांटेक्ट नहीं था, जस्ट न्यूज़ में छाने के लिए कि पूरी दुनिया में लोगों को पता लगे कि मतलब एम्स्टर्डम के जिहादी लोग आके कश्मीर काज के लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी जान दे दी और पूरी कश्मीरी अवाम को बताने के लिए कि सी हाउ वी आर क्लोज टू योर काज। जो हमारा एक रेडिकल इस्लाम का काज है ना, उसकी बाउंड्री नहीं है, एम्स्टर्डम नहीं है, JNK नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हम और आप एक हैं। जो मुस्लिम ब्रदरहुड की मुस्लिम ब्रदरहुड, उम्मा मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड। बट उनकी बदकिस्मती थी, BSF के 2 लड़कों को इंजरी हुई, उंगलियां कटी, एक का ऑप्टिकल नर्व चला गया, लेकिन BSF के संतरी ने मोर्चे से ही दोनों को मार दिया। बिल्कुल, वो इनकाउंटर में तो अंदर ही कैंपस में था, मेरे बच्चे भी थे। उस इनकाउंटर में हम लोग 2-3 घंटे तक मुजरिम भी रहे और ब्रेकिंग न्यूज आने लगी कि BSF ने जिंदा टूरिस्ट मार दिए और 12 बजे BSF हीरो बन गई कि ये तो उनके एम्स्टर्डम से पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री शेयर हुई। एम्बेसी के लोग विजिट करने के श्रीनगर में आए और उसके बाद तो सुसाइड अटैक की बहुत घटनाएं जो हमारे पे हुई। हमारा खुद का ही पूरा रेजिडेंशियल पूरा बरांडा ही मेरा उड़ गया था, जिसमें कपड़े सब जल गए थे, हम बचोज गए। तो ऐसी बहुत सारे, अलउमर का बहुत बड़ा मॉड्यूल 15 लोगों का बस्ट करना, इट्स अ वेरी सीरीज ऑफ स्टोरीज, क्योंकि मैं इतना लंबा रहा और एक्टिव, ऑपरेशनली एक्टिव फेज गुजारा, जिसमें हमको ऑपरेशनली अचीवमेंट बहुत मिला। तो उस अचीवमेंट को मैं एंजॉय करता हूँ, उसकी एक एक स्टोरी को। बताया ना आपको, साइकिल की घंटी, अब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वही मैं सुन रहा था कि कैसे मतलब कितनी डिटेलिंग होती थी उन चीजों में। अभी तो क्या है, फोन पे आप टेक्स्ट कर देते हैं, लोकेशन साझा कर देते हैं, उस समय कितनी डिटेलिंग, और एक भी डिटेलिंग गलत हुई तो मतलब ऑपरेशन फेल। वो सारी डिटेलिंग दिमाग में होती थी, पता होता था ये ढलान है, यहाँ कलवर्ट है, पुलिया है, उसके आगे थोड़ा पानी है, थोड़ा तब तक अचानक एक चढ़ाई है, बाएं एक नीला गेट है, उसका लकड़ी का दरवाजा नीले से रंगा हुआ है, फिर एक ट्रांसफार्मर है, फिर एक गली जाती है, एक तो पूरा बाएं जाती है, तिरछी जाती है। यानी आदमी अपना पूरा ज्योग्राफी है ना, गांव की अपने एरिया ऑफ जुरिडिक्शन की पूरी ज्योग्राफी दिमाग में रखता था। और जो जितना रखता था, मैंने तो यहाँ तक होमवर्क कर रखा था कि एरिया के जो गांव थे ना, गांव की कंपोजिशन को भी पेज वाइज डायरी बना रखी थी कि त्रिशल का कार्डन सर्च करना है तो त्रिशल का साइज कितना है, आबादी कितनी है, बीच में बाइफर्केटिंग नाला कितना है, इसमें सरेंडर मिलिटेंट कौन कौन है, रिलीज मिलिटेंट कौन कौन है, सस्पेक्ट कौन कौन है, किल्ड मिलिटेंट कौन कौन है। क्योंकि जब आप मछली के जाल से मछली निकालते हो पानी में से, तो जो आज का एक्टिव टेररिस्ट है उन्हीं में से एक निकलता है, उन्हीं के फैमिली का। मतलब ऐसा कह के मैं नहीं कह रहा हूँ नए परिवार से सस्पेक्ट या टेररिस्ट नहीं बनते, उससे भी बनते हैं, लेकिन जिनकी हिस्ट्री रही है, दे आर मोर वल्नरेबल टू हैव ए न्यू रोल इन द टेररिज्म एज ए OGW। उनका ज़्यादा है, उनके हायरिंग में वो कॉज दिया भी जाता है। और उसके लिए तो जम्मू कश्मीर अफेक्टेड रिलीफ ट्रस्ट, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सुप्रीम कमांडर, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, सलाउद्दीन सोएबुक बडगांव का जो POK में बैठा है, जिस कोटली में जिनका सिटाडेल ढहा, ये तो जम्मू कश्मीर अफेक्टेड रिलीफ ट्रस्ट चलाता था, जिसका केस NIA ने दर्ज किया था, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसमें पूरा पैसा पाकिस्तान से आता था। किल्ड मिलिटेंट 1 लाख, जेल्ड मिलिटेंट 50,000, सस्पेक्ट किसी को उठाया उसके घर 25,000। यानी टेररिज्म की फैक्ट्री में आप बस मुलाजिम बन जाओ, आपको पैसा सीधे पाकिस्तान से आएगा, आपका बड़ा अच्छा दिहाड़ी चलेगा, आपको कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस वाज सच ए ग्रेट इंसेंटिव टू द पीपल टू बिकम पार्ट ऑफ एक्टिव टेररिज्म, जिसको कर किया इस सरकार ने और NIA ने। मनी एंड गर्ल्स, यस, ये वहाँ का बहुत बड़ा और एक तरह से फैशन ब्रांड बन गया था, भाई नहीं
आपने सर खुद ही एनआईए का जिक्र कर दिया, आपने एनआईए में भी काफी समय बिताया है। एनआईए के आने में 2008 में आई थिंक फॉर्म हुआ एनआईए, 31 दिसंबर 2008। हाँ, और 2008 में एनआईए बनने के बाद जो एक तरीके से मुख्य रूप से फंडिंग और बाकी ऑपरेशंस पे जो टेरर के जो एक कह सकते हैं कि मेजर क्रैकडाउन हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एनआईए के आने के बाद सबसे बड़ा फैक्टर ये पड़ा कि पहले वहाँ पर जितने सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल टेररिज्म रिलेटेड केसेस होते थे, वो केसेस एज पर दी लॉ ऑफ द लैंड जेएनके पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती थी। मैं कितना बड़ा से बड़ा भी टेररिस्ट पकड़ लूँ, इवन गाजी बाबा कोई हमने अगर मारा तो वो केस भी जेएनके पुलिस के थाने में ही दर्ज हुआ। यानी उससे रिलेटेड जो जांच है, ये सारी जांच कहीं न कहीं पोस्टमार्टम के बाद पंचनामा बनाना, जब्ती मेमो बनाना, फार्म मजरूबी तैयार करना और मरी हुई बॉडी का दफन कर दो, जो जब्त चीज है उसको मालखाने में रख दो, और एक दिस इज जस्ट ए केस, टेररिस्ट मर गया, कोई तफ्तीश होनी नहीं है, उससे रिलेटेड न किसी को उठाया जाना है, न किसी की जांच पड़ताल होनी है। तो फाइनली क्या होता था? फाइनली जो फुट सोल्जर है ना, अ पर्सन picked up from slum of Karachi and trained in POK and pushed in the Indian territory to kill the people. He is being killed in the encounter. लेकिन उसको वहां तक पहुंचाने की जो पूरी यात्रा है ना, उस यात्रा का कोई भी फरीक उसका पार्ट नहीं बनता था। तो टेररिज्म की जो कॉन्स्पिरेसी बुनी जा रही है, कॉन्स्पिरेसी का पूरा पार्ट में जितनी वेल आयर्ड मशीनरी है वो मौज कर रहे हैं, उन तक तो आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। फुट सोल्जर मर रहा है, दूसरा फुट सोल्जर आ जाएगा। तो क्या हुआ कि जो इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एनआईए बनी और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2008 के तहत बनाई, एनआईए एक्ट बना और 1 जनवरी 2009 से एक्चुअल एग्जिस्टेंस में एनआईए आई। तो जो उसमें इनेक्टमेंट लॉ में जो एंटी टेरर लॉ का जो स्पेशल प्रोविजन रखा गया, वो प्रोविजन बहुत ही धाकड़ प्रोविजन था। क्योंकि एक चीज आपको बता दूं, आप पावर लॉ से ड्रा करते हैं तो आपका जो लॉ है ना, लीगल फ्रेमवर्क बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इससे पहले हमारे लीगल फ्रेमवर्क भारत में तो 65, 66, 67 तक तो टेरर लॉ था ही नहीं। उसके बाद भी आया तो यूपीए एक्ट ही आया, उसके बाद आपका टाडा बना, पोटा बना, यूपीए एक्ट अमेंडेड बना, लेकिन फाइनली इसका कोई एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं बना। अब होता है फेडरल एजेंसी, वो बनाया इसलिए गया कि टेररिज्म हैज नो बाउंड्री। आतंकवाद की जो घटना हो रही है ना, वो कोई जिला तहसील से कनेक्टेड नहीं है, उसका इंटर स्टेट कनेक्टिविटी भी कम है, उसका इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। लश्कर तोयबा का आदमी मुरीदके में बैठ के मुंबई अटैक करा रहा है, उसमें हेडली जैसा आदमी जो कहां से कहां कौन कनेक्टेड हैं लोग, तो इनको आप कैसे डील करेंगे? इनको लोकल पुलिस कैसे डील करेगी? उसकी वो कैपेसिटी नहीं है। इसलिए फेडरल एजेंसी बनाई गई, जिसको भारत सरकार ने एक सॉवरेन पावर दिया कि अब आप हमारी एक फेडरल एजेंसी हो, यानी भारत सरकार के थानेदार अब आप हो टेररिज्म के मामले में। तो इसको एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क बना। बनने के बाद राज्यों को उस एनेक्टमेंट ऑफ लॉ के तहत उनके लिए एक जो है कंपल्सरी ऑब्लिगेटरी बनाया गया कि यू हैव टू सपोर्ट एंड यू हैव टू असिस्ट द एनआईए एज इफ यू आर डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन इन आवर स्टेट। अब बर्दवान ब्लास्ट केस देख लीजिए, बंगाल गवर्नमेंट से वो केस लेने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। तो एनआईए का जो टीथ बड़ा मजबूत हुआ और जो इसने केसेस वहां से पिक किए, और जो पत्थरबाजी के बाद के केसेस, बुरहान वानी के बाद की जो केसेस थे 2017 वाला स्पेशली, जिसमें पूरे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जितने उनके 12-14 दफ्तर थे, तो इनका फंडिंग टोटल चोक हुआ। जितने ये लोग एक्सटेंडेड काउंटर खोल के बैठे थे, एक मुनीम का काउंटर जिनकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं थी, हवाला का जो पूरी दुकान बंद हुई, पाकिस्तान से इनकी हॉटलाइन बंद हुई और सब जेलों में ठूसे गए, और सब टू वेज वार अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत गणतंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जो तुम्हारी साजिश है ना, उसमें ये सेक्शन लगती है, उसमें ये सजा है, उसमें ये बेल प्रोविजन है। ये जो किया एनआईए ने, और जो इन्वेस्टिगेशन पे और कॉन्स्पिरेटर के जड़ तक पहुंची, फंडिंग चोक किया, ये बड़ा सिग्निफिकेंट, बहुत ही इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है कश्मीर के
आतंकवाद को कर्म। सर, आपने फिदाइन हमले की भी बात की थी, हम लोग उस पर आएंगे, लेकिन जो एनआईए का अगर रिसेंट अचीवमेंट देखें तो तहव्वुर राना केस एक बहुत माइलस्टोन माना जाएगा उसमें, जहां जिसको हम अमेरिका से एक्स्ट्राडिट करके लाए हैं। तहव्वुर यहाँ है सर, लेकिन हम अभी भी जानते हैं जैसे 26/11 हो गया, तमाम जो मेजर अटैक्स हुए उसमें जो 2-3 मेजर प्लेयर रहे, मसूद अजहर हो गए, हाफिज सईद हो गए, जो कि ग्लोबली भी डिक्लेयर हैं, दाऊद हो गए। तो सर क्या लगता है, क्योंकि आप रहे हैं उसका पार्ट रहे हैं, क्या लगता है कि कभी आने वाले समय में इन लोगों पे कोई एक्शन हो पाएगा क्या सच में, या ये लोग अपनी मौत ही जब मरेंगे तो मरेंगे? आपका सेकंड पार्ट ज्यादा मुझे सही लग रहा है क्वेश्चन का, क्योंकि ये इंटरनेशनली ग्लोबल डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत के कोर्ट ऑफ लॉ के तरफ से ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। भारत की कोर्ट इन्हें पूरी ताउम्र खोजेगी जब तक ये मर नहीं जाएंगे, और इंटरनेशनली भी इनके ट्रैवल और मूवमेंट पे प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे क्योंकि इनका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की लिस्ट तो पूरी दुनिया में सर्कुलेट होती है। तो आपके फ्रेंडली कंट्री में किसी एयरपोर्ट पे जा नहीं सकते। पाकिस्तान इनका पासपोर्ट बदल के जो भी करके करे वो। अब सवाल है हैंडओवर करने की। तो 26/11 के मेन एक्यूज हफीज सईद, मेजर समीर, मेजर इकबाल और उसमें ज़कीउर रहमान लखवी। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको पाकिस्तान हैंडओवर कभी करने नहीं जा रहा है। ये खुला उसके देश में घूम रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, वहीं हैं। पाकिस्तान हैंडओवर नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट का वो पालन कभी करता नहीं है। किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो कभी आदर नहीं करता। अब ये वो कर नहीं रहा तो कैसे आपके पास आएगा? इसी तरह से आपका जैश मोहम्मद का आपका जो IC-814 हाईजैकिंग है, उसके बाद पुलवामा अटैक का जो मेन आर्किटेक्ट है, उसके बाद अक्षरधाम का मेन आर्किटेक्ट है, और दाऊद इब्राहिम तो आपको पता है, मुंबई ब्लास्ट केस और इंडियन मुजाहिदीन के केसेस सब उसके ऊपर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो लीगली हैंडओवर करने जा रहा है। मुझे उम्मीद ऐसी दिख नहीं रही है। ऐसे लोग या तो अपनी मौत मर जाएंगे बिकॉज दे आर आल्सो ग्रोइंग इन देयर एज, या जब इसी तरह का जिस तरह का अपने बहावलपुर और मुरीदके में देखा है। हाँ, आई थिंक हम तो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव मेजर है। और ये भी देखिए सब इकट्ठे मिल गए। खाली इनके जो 2 बड़े इनके अब्बा जान थे, ये लोग कहीं सेफ जगह पे रखा गया था इनको, इसलिए नहीं मरे वो। अदरवाइज तो अकेले मौलाना के खुद की फैमिली के 5-6 लोग मारे गए, जिसमें आपका मुदस्सिर मरा है, 14 लोग टोटल मरे हैं उसमें, अजहर मरा है, ये तो उसके फैमिली के हैं, उसका बहनोई मरा है, उसकी बहन मरी है। तो कहने का कि मुझे नहीं लगता कि लीगली ये कोई देने वाले हैं, पाकिस्तान नहीं देगा। क्योंकि सर लीगली नहीं भी देने वाले हैं। दूसरा मुझे लगता है कि ग्लोबल प्रेशर भी उतना नहीं है। हम देखें कि IMF का पूरा मामला देखिए आप, प्रधानमंत्री महोदय बोल चुके, विदेश मंत्री महोदय भी बोल चुके कि गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, पूरी दुनिया को टेररिज्म के मामले में एक होना पड़ेगा। गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं चलेगा कि आपका भारत का टेररिस्ट है तो आपके लिए टेररिस्ट नहीं है, आपका टेररिस्ट है तो टेररिस्ट है। देखिए ना कि IMF ने मतलब ऑपरेशन के बीच में पाकिस्तान को फंडिंग, इसका क्या मैसेज? कल आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। सवाल किसी ने पूछा था, उस सवाल पर मैंने तो यही कहा था कि जिस तरह से मतलब IMF ने जो फंडिंग दी है, तो ये सबको पता है कि इस फंडिंग का पाकिस्तान डेफिनेटली रूप से पिलफरेज करेगा। इस फंडिंग को कहीं न कहीं वो ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करेगा जो ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है, और भारत के लिए तो खतरा ही है। अब सवाल है कि ये देता क्यों है? मुझे जो समझ आता है वो ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो असट हैं। तो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, डबल स्टैंडर्ड कंट्रीज हैं, जिनके लिए पाकिस्तान असट है। यानी पाकिस्तान जैसी कंट्री दुनिया के नक्शे पर रहे, और पाकिस्तान अनसेटल्ड पाकिस्तान, डिस्टर्ब्ड पाकिस्तान, टेररिज्म अफेक्टेड पाकिस्तान, रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान, पुअर पाकिस्तान, ये उन कंट्रीज़ को सूट करता है। क्योंकि एशियन कंट्री के अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पे अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट, एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली जियोपॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू चाइना, इन सारी चीज़ों को नज़र लगा के अगर देखिए तो ये जितने IMF को कंट्रोल करते हैं जो बिग पावर्स, ये पाकिस्तान, दुर्भाग्य से ये पाकिस्तान को उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, और इसीलिए इन्होंने इनको ये फंड दे के बेल आउट किया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, हम लोग अगर डीरेडिकलाइजेशन की बात करते हैं जब कश्मीर में यूथ्स को, तो मेनली ऑपरेशन सद्भावना आप भी जानते होंगे, बहुत लंबे समय से चल रहा है, जो आर्मी चलाती है।
क्या लगता है कि ऑपरेशन सद्भावना अपने आप में सफिशिएंट है, या भारत सरकार को, आर्मी को, बीएसएफ को और भी सेपरेट ऑपरेशंस चलाने चाहिए इस तरीके के, जिससे कि जो युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड फील करें भारत के प्रति? देखिए, इस ऑपरेशन सद्भावना जिस तरह से चल रहा है उसका जो रिजल्ट है, तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सद्भावना में करने का स्कोप है, इसको और ज़्यादा किया जाए, बेहतर किया जाए। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि शायद इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं आएंगे। ना आने के बावजूद भी हमें ये काम करते रहना चाहिए, बिकॉज सॉफ्ट अप्रोच है ये। दिस इज ए सॉफ्ट अप्रोच। बाय डूइंग दिस you are trying to de-radicalize the minds of the youth। और कश्मीर में ही नहीं है, डी-रेडिकलाइजेशन इंडिया के बाकी पार्ट में भी रिक्वायर्ड है। ये सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक फार्मूला ही नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे जमात हैं वहाँ की कि जिसमें रेडिकलाइज करने की ज़रूरत है। और इसको वर्ल्ड में जो एक पाकिस्तान, अभी आपने देखा होगा इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि ये तो कौम की लड़ाई है, ये तुम कौम के लिए लड़ रहे हो। और अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो बयान है कि ये तो आपने मतलब क्या शर्माया, क्या लाजवाब आपने मुजाहरा पेश किया है पूरे कौम के लिए, हमें फ़ख्र है। उनके उर्दू के कुछ मैंने अल्फाज देखे हैं, हमें इस पर फ़ख्र है। तो ले दे करके इस्लाम ख़तरे में एक ही झंडा है, एक ही नारा है, जिससे ये पूरे इस्लामिक कम्युनिटी को एक इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबको बताते हैं कि पाकिस्तान पे अगर कुछ भी हो रहा है तो पूरे इस्लाम के दिल पे हो रहा है। हमको टेररिज्म से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को। पाकिस्तान कोई किसी का फरिश्ता नहीं है। और अब देखिए ना, जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया है, आपका बहरीन है, आपका दुबई है, दे आर डूइंग गुड। हाँ, इंडोनेशिया, मलेशिया ने भी अलग कर लिया। इस मामले में देखा जाए मिडिल ईस्ट लगभग बहुत ही न्यूट्रल रहा है। इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत न्यूट्रल रहा है। यूरोपियन कंट्री भी लगभग न्यूट्रल है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान इस बार वाले मुद्दे में कहीं न कहीं अलग थलग तो पड़ा है। अमेरिका का इशू अलग है, वो तो आपको पता ही है कि मतलब पाकिस्तान कुछ कंट्री के लिए असेट है और उसने प्रूव किया हुआ है। जो काम पाकिस्तान करके नहीं दे देगा दुनिया में कोई देश नहीं करेगा। कुछ काम है जो जिन्न कर सकता है, सिर्फ वो काम दूसरा कर नहीं सकता। सर, आप लंबे समय तक रहे वहाँ पे। अगर हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो आपके दौर में कितने टेरर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती थी और अभी जो है कितने का अंतर है? ये देखिए, टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो आउटफिट हैं ये बनते और बिगड़ते रहते हैं और एक दूसरे में एमलगमेट भी होते रहते हैं। ये सिर्फ एक देखा जाए तो एक कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, क्योंकि उसके पीछे की जो सोच है और रेडिकलाइजेशन है और उसके पीछे जो शक्ति है ह्यूमन मैन पावर की, वो आपस में मिक्स होती रहती है। इससे हमारे टाइम में कश्मीर बेस्ड तो सिर्फ 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ही थे, हिजबुल मुजाहिदीन, अल जिहाद, अल उमर और आपका जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स, इस JKLF 4 ही ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें कि JKLF बाद में बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। अल जिहाद, अल उमर एक तरह से ख़त्म ही हो गए। उसके बाद ये जो IC 814 के हाईजैकिंग में आपका जो मुश्ताक अहमद जरगर, अल उमर का यही हेड था। तो ये सारी तंजीमें ख़त्म हो गई, सिर्फ अब वहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन बची हुई है। उसका कार्डर बेस तगड़ा है। तो हिजबुल मुजाहिदीन हैज़ गॉट ए पोटेंशियल टू मेक ए ग्रिड ऑफ कश्मीरी टेररिस्ट। जब भी वो चाहें, उनके अंदर अभी भी वो पोटेंशियल है। फॉरेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में मेनली लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद, जिन्होंने अभी अपने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खोल रखे हैं। TRF है, दी रेसिस्टेंस फ्रंट आप दी लश्कर तोयबा, काफी एक्टिव है। और उसके बाद दी एंटी फासिस्ट फोर्स आप जैश मोहम्मद। इसी तरह से इन्होंने और भी कुछ एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन डाले हुए हैं। और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खोलने का फैशन पहले भी था। जैसे कि आपको पता है, हरकतुल मुजाहिदीन ने किडनैपिंग किया तो उन्होंने अल्फरान नाम से इसको क्लेम किया। तो ये अपने नाम और बैनर चेंज करते रहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सैंक्शन से बचने के लिए। लेकिन अभी फॉरेन टेररिस्ट फाइटर की संख्या कश्मीर में बहुत कम हो गई थी। 2023 में जो संख्या बढ़ी है और वो संख्या भी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जिसका किसी भी तरीके से तुलना सन 2000-2001 से किया जाए। तो यही तंजीमें हैं, मेन तो यही 2 काम कर रही हैं। और बाकी जितनी हैं सब तहरीकुल मुजाहिदीन है, हुजी है, वो इनसे ऐसे चिप इन है। लेकिन मेन स्पेयर हेडिंग यही 2 ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है।
अच्छा सर, बीएसएफ के लिए भी चैलेंजेस काफी बढ़ गई है। बांग्लादेश फ्रंट आपका खुला हुआ है, यहाँ आप एक्टिव रहते हैं, तो इसको और इफिशिएंट कैसे बनाया जाए? क्योंकि आपने दोनों दौर देखा है, वो ट्रांजिशन देखा है हर तरीके से। इसको इफिशिएंट बनाने के लिए लोग बात जानना चाहते हैं कि इसको लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। वेस्टर्न फ्रंटियर की जहाँ तक बात करें, 3200 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात तीनों शामिल है। और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर है, उसका हिस्सा कुछ बीएसएफ के पास है, कुछ जगह दोनों डिप्लॉयड है। तो अभी बीएसएफ तो जम्मू कश्मीर के इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट से टोटली हट गई है। वो पार्ट उसने सीआरपीएफ को हैंड ओवर कर दिया है। एक्सेप्ट अवंतीपुर एयरफील्ड का बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट नहीं चेंज हुआ है, श्रीनगर एयरफील्ड का बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट नहीं चेंज हुआ है। इसी तरह से राजभवन जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं बीएसएफ गार्ड करती थी, वो भी अभी भी कर रही है। और बीएसएफ रोड ओपनिंग पार्टी के थोड़े रोल में है। तो क्या एरिया या रोल कम किया गया है क्या? मैं नहीं, ये कम नहीं। बीएसएफ का 2005 में करगिल के बाद इस तरह का निर्णय भारत सरकार ने लिया कि बीएसएफ को अपने ओरिजिनल बॉर्डर रोल में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को ज़्यादा मजबूत करना है। और चूंकि कश्मीर में टेररिज्म अभी काफ़ी कम हो गया है, 2004 में कम भी हो गया था, तो उन्होंने निर्णय लिया कि ये ग्रिड सीआरपीएफ अब टेक ओवर कर ले, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेन स्फेयर हेडेड फोर्स मानी जाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीआरपीएफ। तो उन्होंने इसका एक स्केल डाउन हो गया, टेररिज्म के मैग्नीट्यूड को सीआरपीएफ को हैंड ओवर कर दिया। और सीआरपीएफ पिछले 20 साल से जेएनके के एंटी टेररिज्म ग्रिड को हैंडल कर रही है विद द हेल्प ऑफ जेके पुलिस, एसओजी वहाँ की है, एटीएस, आर्मी, आरआरए कर रहे हैं। अब रही बात कि वेस्टर्न फ्रंटियर पे बॉर्डर की, तो वेस्टर्न फ्रंटियर पे जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे है वो तो टोटली आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल में है। लेकिन जो जम्मू बॉर्डर है, जहाँ पर अक्सर सब सरफेस टनलिंग एक चैलेंज बना हुआ है, इसी तरह से ड्रोन से वेपन, अम्युनिशन और नारकोटिक्स की सप्लाई एक चैलेंज बनी हुई है। ड्रग्स एक मेजर इशू हो गया मेजर इशू है, क्योंकि अभी तो वो आईएसआई ने जेएनके के यूथ को इंसेंटिवाइज करने के लिए वो ड्रग का पैकेट देना शुरू कर दिया कई साल से। वही कैश है उनका, उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को डिमोनेटाइज कर लेते हैं। तो डिमोनेटाइज करके उनके पॉकेट के लिए भी पैसा है, और नारकोटिक्स उनके लाइफ के अंदर भी उन्होंने डाल दिया है, क्योंकि वैसे भी हम गोल्डन ट्रायंगल के बिल्कुल दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अब आ जाता है चैलेंजेस आपका बंगाल का, यानी ईस्टर्न फ्रंटियर पे। ईस्टर्न फ्रंटियर पे आपको पता है पिछले 1-1.5 साल से शेख हसीना गवर्नमेंट के गिरने के बाद और उनके वहाँ से हटने के बाद, और जब से मोहम्मद यूनिस ने एक केयर टेकर गवर्नमेंट का चार्ज संभाला, तब से जमायतीज़ इस समय बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। जो हमारा बीएसएफ क्या है कि नेबरिंग कंट्री से अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है या वहाँ पर एक पॉजिटिव सरकार है, तो बीएसएफ के फंक्शनिंग पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के तारीख में वापस यही रेडिकल एलिमेंट बंगाल की आपके बांग्लादेश की तस्वीर को ये डिसाइड कर रहे हैं। अब उनका भविष्य अधर में पड़ा हुआ है, इलेक्शंस टलते जा रहे हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी चाह रही है कि जल्दी इलेक्शन हो। अभी आज का सुबह का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था कि उन्होंने अवामी लीग को बैन कर दिया है। कितनी बड़ी बात है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किधर जा रहा है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जो टेंस बॉर्डर बना है, अब बीएसएफ की चैलेंज और वहाँ बढ़ गई, क्योंकि बीएसएफ ईस्टर्न फ्रंटियर पे बीएसएफ का जो ऑपरेशनल फंक्शनिंग है वो वेस्टर्न फ्रंटियर से बिल्कुल अलग है। अब ये जो बीएसएफ का जवान है, दोनों ही इन्वायरमेंट में काम करता है। अगर वो साभा में पाकिस्तान के साथ आई बॉल टू आई बॉल एक बड़े कॉम्बैट और एक बिल्कुल लीथल वेपन के साथ रेडी है, क्योंकि उसके जीवन का खतरा है, कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, आतंकवादी आ सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर आपको इन्फिल्ट्रेशन का खतरा है, इलीगल ह्यूमन स्मगलिंग का खतरा है, और अभी तो बांग्लादेश बॉर्डर पे चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। बीएसएफ इस चेंज इन्वायरमेंट में 1 साल से खुद को रीस्ट्रेंथन कर रही है, अपने को रीऑर्गेनाइज कर रही है। और जो अवामी लीग के टाइम में, इस पिछली सरकार के टाइम में वहाँ सिनेरियो था, बड़ा कोऑपरेटिव सीन था, और उस कोऑपरेशन को बीएसएफ ने एंजॉय भी किया और एक भारत सरकार के एम्बेसडर के तौर पे वहाँ ड्यूटी दी। अभी वो पूरी चीज़ बदल गई है और बीएसएफ बहुत ही सतर्क है, बहुत केयरफुल है, और अपनी ऑलरेडी इसकी ड्यूटी टफ थी। अब बीएसएफ अपनी ड्यूटी में कहीं ये नहीं कर सकती कि कहीं उसको ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एनआईए, बीएसएफ दोनों में आपने सेवाएं दी।
कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा या चैलेंजिंग रहा, दोनों ही कह? देखिए, दोनों के बीएसएफ तो मेरा ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है। बीएसएफ ने मुझे वो टर्फ दिया सेवा करने का, और बीएसएफ ने मौका दिया कि मैं इतने अच्छे काम कर पाया। तो बीएसएफ की टीम, बीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन और बीएसएफ की कमरादरी और इनको जवानों का फील्ड एरिया में सपोर्ट, ये तो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसी को मैंने एंजॉय किया है और यही मेरे लिए जैसी रही है। लेकिन एनआईए में जाने का रास्ता भी मेरा यही चीज़ खोला, क्योंकि बीएसएफ में रह के आप एंटी टेररिज्म फ्रंट पे अगर बहुत अच्छा काम किए, इंटेलिजेंस वर्क आपका बहुत बढ़िया रहा, तो दैट वाज द रीज़न, दैट वाज द ब्रांड व्हाई आई वाज पिक्ड अप बाय द एनआईए। तो मैं एनआईए में गया तो एनआईए का जो तजुर्बा था बिल्कुल अलग था। बीएसएफ में जो टेररिज्म के सिलसिले अगर आप देखें तो एक बड़ा कॉम्बिटेंट रोल था, यानी आप उस फुट सोल्जर, आप उस टेररिस्ट जो या तो आप पे अटैक करने की कोशिश करता है या अवाम में अटैक कर रहा है, उसको पकड़ते या मारते थे और उस इनकाउंटर सिचुएशन, उस रिस्क से भरे हुए एनवायरनमेंट को हैंडल करते थे। लेकिन एनआईए में आने का जो सबसे बड़ा तजुर्बा ये रहा कि ये फुट सोल्जर कहाँ से पैदा होते हैं, इनको यहाँ तक कौन लाता है, और इस हरी भरी खेती के पीछे किसान कौन है। तो जो टेरर की कॉन्स्पिरेसी ट्रेल के बॉटम तक जाने का जो एक इन्वेस्टिगेशन का जो एक तस्वीर है, वो देखने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो कह लीजिए कि फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द टेररिज्म टिल अ फुट सोल्जर पिक्स अप द गन, और वो एक टेररिस्ट बनता है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर हमको ये कंप्लीट पिक्चर दिखाई। तो एनआईए में मेरा एक्सपोजर बहुत हुआ और टेरर लॉ के बारे में बहुत समझ में आया और पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में समझ में आया। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग है। तो मैं तो दोनों में ये कहना मुश्किल है कि कौन मेरे लिए ज़्यादा रिवार्डिंग था, बट दोनों ही इक्वली बढ़िया था। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने दोनों को एंजॉय। सर, अंतिम सवाल, कश्मीर में सरकार सुरक्षा, नैरेटिव और गवर्नेंस पे मुख्य इन्हीं तीनों एस्पेक्ट्स पे काम कर रही है। आपके नज़र में, क्योंकि आपने वहाँ लंबा समय दिया है, आपने पुराना कश्मीर भी देखा है, नया भी देखा है, सरकार को किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए? वर्तमान स्थिति में कश्मीर में हमें सुरक्षा हमारी प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योर्ड कश्मीर ही डेवलप कर सकता है। और दुनिया में अगर आप किसी रीजनल एरिया को, किसी एक पोर्शन ऑफ लैंड को 100% सुरक्षा देते हैं, तो उस एरिया में ग्रोथ अपने आप होता है, डेवलपमेंट अपने आप चल पड़ेगा। नक्सलिज्म में क्या है, नक्सलिज्म में नक्सल्स इसी डेवलपमेंट का ही तो विरोध कर रहे थे और भारत सरकार समझा रही थी, वो ये नहीं चाहते थे वहाँ डेवलपमेंट हो। तो डेवलपमेंट अपने आप में ही जो सोशल हार्मनी है और सोशल हैप्पीनेस है उसका रास्ता खोल देता है। तो हमें सबसे पहले सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। और कश्मीर में हमारा अब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स पे ऐसा रिस्पांस होना चाहिए कि वो एक बार को डरें, उनके अंदर दहशत हो। चोरी वो अभी भी करेंगे, ये कोई एंड नहीं होने जा रहा टेररिज्म का, लेकिन उसको पता हो कि तब इंडिया का रिस्पांस कुछ और था, अब भारत का रिएक्शन कुछ और होगा। तो ये चोट उनको लगनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इन्फिल्ट्रेशन रुकेगा। उसके बाद हमें अपने जितने पॉइंट्स हैं प्लग करने पड़ेंगे, क्योंकि प्लग हम नहीं करेंगे और इन्फिल्ट्रेशन अगर होगा तो ये लोग अंदर जब आ जाएंगे एक बार, तो ये कुछ करेंगे। वो जब कुछ करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट हैं कि जरूरी नहीं पाकिस्तान की हुकूमत को माने ही, क्योंकि टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट सब एक ही हैं। अदरवाइज आप देखिए सीज फायर के बाद भी ये फ्लेयर अप हो रहा है, कुछ कभी ड्रोन आ जाता है, कभी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। पिछले 2 दिन से कुछ तो हो ही जाता है। अब कल को कहेंगे कि साहब जो लॉन्चिंग पैड पर टेररिस्ट बैठे हैं जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं, उन्होंने किया होगा। दे कैन ऑलवेज से दैट। तो हमको सिक्योरिटी पहले देनी है कश्मीर में, डेवलपमेंट उसी के साथ चलेगा। जो हमने डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया वो तो रुकेगा नहीं, वो तो हमें करना ही करना है। और मुझे लगता है कि पब्लिक ऑटोमेटिक फिर मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। पब्लिक भी कश्मीर की देखती है कि तराजू का पलड़ा नीचे किधर जा रहा है। अगर उसको लगेगा कि भारत सरकार या भारत सरकार के गवर्नेंस का ग्रिप लूज हो रहा है, तो पब्लिक ओवरनाइट लगती है बात करने मुजाहिदों के पक्ष में।
और जहां उसको लगेगा नहीं मुजाहिद उल्टे भाग रहे हैं, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, एरिया फ्री फ्रॉम टेररिस्ट है, तो वो फिर सरकार के पक्ष में बात करने लग जाती है। उसको कहता नहीं अवाम बड़ा अच्छा, हम बड़े खुश हैं। ये है वहाँ की बेसिकली। दुबे सर, ये जो एजेंसीज का जो कोऑर्डिनेशन का जो काम होता था पहले भी और अब भी जो होता है, पहले ना काफी कॉम्प्लेक्स था और हर एक एजेंसी अपने अपने लिए एक तरीके से काम करती है। हमने फिल्मों में देखा है, एक्सपर्ट्स से सुना है, ये कितना बदला। और एक सवाल और कि जो सरकार है, जो पहले भी सरकारें आपने देखी है और जो अभी जो 11 साल से 10 साल से जो सरकार है, सरकार के काम करने का तरीका कितना बदला, एजेंसीज और सरकार, इसको कैसे देखते हैं? देखिए एजेंसीज के एक तो होता है एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन, एक होता है ग्राउंड फोर्सेज का कोऑर्डिनेशन। एजेंसीज जो होती है वो अपने आप में पूरी इंस्टीट्यूशंस हैं। वो मेरा अनुभव रहा है कि ग्राउंड फोर्सेज का कोऑर्डिनेशन कश्मीर में बहुत ही आला दर्जे का रहा है उस समय। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन की मिसाल अगर कोई उस समय उस पर केस स्टडी लिखता तो कल को इस जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा केस स्टडी होता कि क्या इस लेवल का कोऑर्डिनेशन हो सकता है। कोऑर्डिनेशन का ये लेवल था कि कभी महसूस ही नहीं हुआ कि दूसरा टाइटल शोल्डर बैज लगाए हुए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के, हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हैं। बट एक चीज़ खुशी है कि आज की तारीख में जेएनके पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और काफ़ी अच्छे से दोनों काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले जब काम वाम करता था तो मुझे उसका अनुभव है, मैं जाता था इनके यहाँ, मिलता था, तो देखा ठीक ठाक है, चल रहा है। और आई थिंक कि बट एक कोऑर्डिनेशन में मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा स्कोप है। इट कैन बी बेटर, इट कैन बी इम्प्रूव्ड। सिंपल बात है, जिस दिन हम अपने पर्सनल ग्लोरी और पर्सनल क्रेडिट को किसी पोटली में बांध के कहीं अलमारी में रख दें, उस दिन कोऑर्डिनेशन अपने आप अच्छा हो जाता है। बट दुर्भाग्य है कि चीज़ जाती नहीं है। सवाल और भी हैं। दुबे सर के पास कहानियां बहुत सारी है हमारे पास सुनाने के लिए, लेकिन समय का अभाव है, तो हम कभी और इनसे जुड़ेंगे, फिर किसी और दिन सर आपसे बात करेंगे। आज ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आजाद, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस।